नमस्ते। यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th एनसीईआरटी की इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सीरीज में हम चैप्टर 5 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड पर चर्चा करेंगे। तो मुद्दा है प्रिंट का। मतलब हम सुबह उठते हैं, शायद फ़ोन पर खबरें देखते हैं, लेकिन उससे पहले अखबार आता है, मेट्रो में लोग किताबें पढ़ रहे होते हैं, ऑफिस में रिपोर्ट्स प्रिंट होती हैं, घर में बच्चों की स्कूल की किताबें हैं, कैलेंडर है। ये हमारी ज़िंदगी में हवा पानी जैसा हो गया है। बिल्कुल। हम इसके बारे में सोचते तक नहीं। पर ये सोचना ही कितना दिलचस्प है कि एक ज़माना था जब ये सब था ही नहीं। बिल्कुल सही। ये एक तरह से हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन गया है। हम छपी हुई चीज़ों पर भरोसा करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, अपनी राय बनाते हैं। हाँ, पब्लिक डिबेट्स भी तो अखबारों और पत्रिकाओं के जरिए होती हैं। पर ये समझना ज़रूरी है कि ये जो प्रिंट की दुनिया है, ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। इसकी अपनी एक हिस्ट्री है, एक विकास यात्रा है, जिसने हमारी आज की दुनिया को आप कह सकते हैं शेप किया है। यहाँ पर यही तो सबसे दिलचस्प बात है कि प्रिंट सिर्फ कागज पर स्याही नहीं है, इसने हमारी दुनिया को बनाया है। तो इस सफर में हम यही समझेंगे, ये सब शुरू कहाँ से हुआ, इसने मॉडर्न वर्ल्ड को बनाने में कैसे मदद की। चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। इस छपाई के दुनिया से पहले की दुनिया कैसी थी? हमारे सोर्स में एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग दी गई है अखलाके नासरी से। साल है 1595, मतलब भारत में प्रिंटिंग शुरू होने से बहुत बहुत पहले। इसमें एक शाही वर्कशॉप दिखाई गई है जी। इस तस्वीर को जरा गौर से देखें तो ये किसी फैक्ट्री जैसी नहीं लगती, किसी आर्ट स्टूडियो जैसी लगती है। सही बात है। एक ऊंचे मंच पर एक विद्वान बैठे हैं और कुछ बोल रहे हैं, शायद वो टेक्स्ट डिक्टेट कर रहे हैं, और सामने कुछ लोग, शायद शागिर्द या कातिब, बैठे हैं जो पूरी लगन से किताबों पर झुककर लिख रहे हैं। और वो जो लिख रहे हैं, वो सिर्फ लिखना नहीं है, वो कैलीग्राफी है, वो खुद में एक कला है। हाँ, और कुछ लोग शायद इलस्ट्रेशंस बना रहे हैं, पन्नों के किनारों पर डिजाइन बना रहे हैं। पूरा माहौल बहुत ही शांत और कलात्मक है, सब कुछ हाथ से हो रहा है। ये तस्वीर उस दौर की पूरी कहानी कहती है। पहली बात, जैसा आपने कहा, किताबें बनाना एक क्राफ्ट था, एक आर्ट फॉर्म था, मास प्रोडक्शन नहीं था। मतलब हर कॉपी यूनिक होती थी। हर एक कॉपी। सोचिए, आज हम कोई किताब खरीदते हैं तो उसकी लाखों कॉपी एक जैसी होती हैं। उस दौर में हर किताब अलग थी, क्योंकि उसे बनाने वाला हाथ अलग था। एक एक शब्द, एक एक तस्वीर हाथ से बनाई जाती थी। कितना समय और मेहनत लगती होगी। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि किताबें बेशकीमती होती होंगी, बहुत महंगी। बेशकीमती। आज के हिसाब से देखें तो उस जमाने में एक किताब खरीदना शायद आज एक लग्जरी कार खरीदने जैसा था। वो सिर्फ ज्ञान का जरिया नहीं, बल्कि एक स्टेटस सिंबल थी। अच्छा, ये अमीरों, शाही दरबारों या फिर मठों और मदरसों तक ही सीमित थी। आम आदमी की पहुंच से तो बहुत दूर थी। और इसी से एक पावर स्ट्रक्चर बनता है। बिल्कुल। जिसके पास किताबें हैं, यानी जिसके पास ज्ञान है, उसी के पास ताकत है। बाकी की आबादी तो सुनी सुनाई बातों पर ही निर्भर थी। जानकारी पर कुछ चुनिंदा लोगों का कंट्रोल था। और इसमें जो सवाल पूछा गया है वो बहुत जरूरी है। प्रिंटिंग मशीन आने के बाद लिखने और चित्र बनाने की इन कलाओं का क्या हुआ होगा? मतलब उन स्क्राइब्स और आर्टिस्ट का क्या हुआ जो इतनी खूबसूरती से हाथ से लिखते थे? यकीनन उनकी दुनिया पूरी तरह बदल गई होगी। ये बहुत ज़रूरी पहलू है और इसका जवाब सीधा नहीं है। ये सच है कि उनकी ज़रूरत कम हुई, पर क्या वो कला पूरी तरह ख़त्म हो गई? शायद नहीं। शुरू में तो प्रिंट की हुई किताबों को और सुंदर दिखाने के लिए इन्हीं कलाकारों से हाशिए पर डिज़ाइन बनवाए जाते थे। अच्छा, ताकि वो मैन्युस्क्रिप्ट जैसी लगे। हाँ, बिल्कुल। अमीर लोग अपनी प्रिंटेड किताबों में हाथ से रंग भी भरवाते थे। तो ये बदलाव एकदम से नहीं आया, धीरे धीरे हुआ। उनकी भूमिका बदल गई। वो मास कम्युनिकेशन के केंद्र से हटकर एक नीश आर्ट फॉर्म के कलाकार बन गए। कुछ वैसा ही जैसे डिजिटल कैमरे आने के बाद फिल्म फोटोग्राफी एक हॉबी या आर्ट बन गई है। ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है। तो उन कातिबों की दुनिया जहां हर किताब एक कला थी, वो तो एक झटके में बदलने वाली थी। लेकिन ये झटका, ये क्रांति आई कहां से? हमारे सोर्स बताते हैं कि इसकी शुरुआत ईस्ट एशिया से हुई। हाँ, ये एक आम गलतफहमी है कि प्रिंटिंग की शुरुआत गुटेनबर्ग ने की। गुटेनबर्ग ने जो किया वो यकीनन क्रांतिकारी था, हम उस पर आएंगे। लेकिन प्रिंट की टेक्नोलॉजी का विकास सबसे पहले चीन, जापान और कोरिया में हुआ। अच्छा, वहां पर? जी, वहाँ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की तकनीक सदियों से इस्तेमाल हो रही थी।
इसमें लकड़ी के तख्ते पर अक्षर या तस्वीर को उल्टा उकेरा जाता था, फिर उस पर स्याही लगाकर उसे कागज पर दबा दिया जाता था। जैसे हम स्टैंप या मोहर का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, बस ये बड़े पैमाने पर होता था। तो कहानी वहां से शुरू होती है। और वहां से टेक्नोलॉजी सिल्क रूट के रास्ते व्यापारियों और बौद्ध भिक्षुओं के साथ सफर करते हुए यूरोप पहुंची। और फिर हम देखेंगे कि ये भारत में कैसे आई और यहाँ खासकर हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इसका क्या जबरदस्त असर हुआ। बिल्कुल, और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के फैलने की कहानी नहीं होगी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये भी देखेंगे कि प्रिंट के आने से समाज, लोगों की जिंदगी और कल्चर कैसे बदला। एग्जैक्टली। कैसे नए आइडियाज फैले, कैसे बहसें शुरू हुईं और कैसे इसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। एग्जैक्टली। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट नहीं था, ये एक स्ट्रक्चरल चेंज था। इसने लोगों के सोचने का तरीका, उनके आपसी रिश्ते और सत्ता के साथ उनके समीकरण सबको प्रभावित किया। हम देखेंगे कि कैसे प्रिंट ने नई पहचान बनाने में मदद की और आधुनिक दुनिया की नींव रखी। मुझे लगता है एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि प्रिंट ने एक हियरिंग पब्लिक को रीडिंग पब्लिक में बदल दिया। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव था। मतलब पहले लोग ज्ञान के लिए सुनते थे किसी पंडित का प्रवचन, किसी राजा का फरमान, किसी मुल्ला का उपदेश। सुनने में आप अकेले नहीं होते, आप भीड़ का हिस्सा होते हैं और आप तुरंत सवाल नहीं कर सकते। है ना? सही बात है। सुनने में एक निष्क्रियता है, आप बस ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो आप अकेले होते हैं, आप अपनी रफ्तार से पढ़ते हैं, आप किसी लाइन पर रुककर सोच सकते हैं, आप उससे असहमत हो सकते हैं। आप उस किताब को बंद करके दूसरी किताब से उसकी तुलना कर सकते हैं। बिल्कुल, पढ़ने की क्रिया निजी है और आलोचनात्मक यानी क्रिटिकल है। यहीं से इंडिविजुअल ओपिनियन यानी व्यक्तिगत राय का जन्म होता है। अब आप सिर्फ वो नहीं मानते जो आपको बताया गया, अब आप वो मानते हैं जो आपने खुद पढ़ के समझा है। और जब लाखों लोग एक ही चीज पढ़ रहे हों, एक ही मुद्दे पर सोच रहे हों, तब एक पब्लिक ओपिनियन बनता है। और यहीं से बहसें शुरू होती हैं। सोचिए, पहले अगर किसी धर्मगुरु ने कोई बात कह दी तो वही अंतिम सत्य था। लेकिन जब मार्टिन लूथर ने अपनी 95 थीसिस लिखकर चर्च के दरवाजे पर लगाईं और वो हजारों की संख्या में छपकर पूरे जर्मनी में बंट गईं, तो पहली बार चर्च को आम आदमी के सवालों का सामना करना पड़ा। एक आदमी की सोच प्रिंट के जरिए एक आंदोलन बन गई। आपने जो उदाहरण दिया वो इस स्ट्रक्चरल चेंज को समझने के लिए परफेक्ट है। स्ट्रक्चरल चेंज यानी सिर्फ ऊपर ऊपर का बदलाव नहीं, बल्कि समाज की नींव ही हिल गई। जैसे एक इमारत के सिर्फ कमरे नहीं बदले, उसका पूरा नक्शा और बुनियाद ही बदल दी गई। सही है। धर्म जो सदियों से एक तरह से चलता आ रहा था, वो बट गया। राजा जिनकी सत्ता को दैवीय माना जाता था, उनके फैसलों पर सवाल उठने लगे। और राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म की भावना भी प्रिंट से ही फैली। ये कैसे? सोचिए, जब बंगाल में बैठा कोई व्यक्ति वही अखबार पढ़ रहा है जो पंजाब में बैठा व्यक्ति पढ़ रहा है, और दोनों अंग्रेजों के अत्याचारों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उनमें एक दूसरे से जुड़ाव महसूस होता है। एक हम की भावना पैदा होती है। ये हम ही तो राष्ट्र है। तो एक तरफ हमारी आज की दुनिया है जो प्रिंटेड मटेरियल से भरी हुई है, और दूसरी तरफ वो दुनिया थी जहां हर किताब एक कलाकृति थी जिसे बनाने में सालों लगते थे। इस जमीन आसमान के अंतर के पीछे की कहानी ही इस पूरे डिस्कशन का सार है। और इस कहानी की हर परत को खोलना वाकई दिलचस्प होगा। ये समझना कि कैसे एक आविष्कार ने पूरी दुनिया का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक ताना बाना ही बदल दिया। ये सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है, ये हमारी अपनी कहानी है कि हम आज जो हैं, जैसे सोचते हैं, वो क्यों हैं। तो चलिए इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं और इस कहानी की शुरुआत करते हैं इसके जन्मस्थान यानी ईस्ट एशिया से। ठीक है, तो अब हम पहली छपी हुई किताबों पर चर्चा करेंगे। जब हम प्रिंटिंग के बारे में सोचते हैं ना, तो दिमाग में अक्सर क्या आता है? यूरोप, गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस। एग्जैक्टली। लेकिन हमारे जो सोर्स है वो एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताते हैं। ये कहानी शुरू होती है पूरब से, चीन, जापान और कोरिया से। और ये बड़ी बड़ी मशीनों की नहीं, बल्कि लकड़ी के टुकड़ों और इंसानी हाथों के हुनर की कहानी है। बिल्कुल। सोर्स बताता है कि इसकी शुरुआत चीन में AD 594 के आसपास हुई थी, जिसे हम हैंड प्रिंटिंग कहते हैं। हाँ, और इसका जो प्रोसेस था वो भी बहुत दिलचस्प था। लकड़ी के एक ब्लॉक पर अक्षरों को मतलब उल्टा उकेरा जाता था। अच्छा। फिर उस पर स्याही लगाकर कागज को उस पर धीरे से रगड़ते थे। और मजेदार बात तो यह है कि कागज का आविष्कार भी चीन में ही हुआ था। हाँ, तो ये पूरी टेक्नोलॉजी की चेन आप कह सकते हैं, कागज से लेकर छपाई तक,
वहीं पर डेवलप हुई। और ये कागज जैसा सोर्स में बताया गया है आज के A4 पेपर जैसा मोटा नहीं था। नहीं, ये बहुत पतला और पोरस था। मतलब स्याही आर पार छप सकती थी। तो ये तो एक तरह की लिमिटेशन हुई, एक कमी। बिल्कुल, लेकिन इसी लिमिटेशन से आप देखिए एक बहुत ही अनोखे डिजाइन का जन्म हुआ। कौन सा डिजाइन? चीन की पारंपरिक अकॉर्डियन बुक। क्योंकि कागज के दोनों तरफ नहीं छाप सकते थे, ओके तो वो एक ही तरफ छापते थे। ओके। और फिर पन्ने को बीच से मोड़कर किनारों को सिल देते थे। ये किताब आज की किताबों की तरह पन्ने पलटकर नहीं, बल्कि एक अकॉर्डियन की तरह खुलती थी। वाह, मतलब डिजाइन अक्सर तकनीकी सीमाओं से ही पैदा होता है। सही कहा। और इसमें कारीगरों का हुनर कमाल का रहा होगा। हाँ, मतलब खूबसूरत लिखावट, जिसे कैलीग्राफी कहते हैं, उसे लकड़ी पर हूबहू उतार देना बहुत मुश्किल काम है। हाथ से लिखी किताब और छपी हुई किताब में फर्क करना भी शायद मुश्किल होता होगा। ये सिर्फ जानकारी कॉपी करना नहीं था, ये तो कला को कॉपी करना था। बिल्कुल, हर अक्षर की गोलाई, उसकी मोटाई, उसका प्रवाह, सब कुछ लकड़ी पर तराशना पड़ता था। ये क्राफ्ट्समैनशिप की एक मिसाल थी। पर शुरू में ये कला और टेक्नोलॉजी आम लोगों के लिए तो नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरू में इसका इस्तेमाल आम जनता नहीं कर रही थी। तो फिर कौन कर रहा था? मतलब शुरुआत में ये सब सरकार के कंट्रोल में था, इंपीरियल स्टेट ही सबसे बड़ा पब्लिशर था। बिल्कुल, और इसकी वजह भी बहुत प्रैक्टिकल थी। क्या वजह थी? चीन में एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, एक विशाल प्रशासनिक ढांचा, और इस सिस्टम में अफसरों की भर्ती के लिए सिविल सर्विस एग्जाम होते थे। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ यूपीएससी का एग्जाम होता है। एग्जैक्टली। ये दुनिया के सबसे पुराने मेरिट बेस्ड सिस्टम्स में से एक था। तो मतलब सरकार को ये सिस्टम चलाने के लिए हजारों क्वालिफाइड अफसर चाहिए थे। हाँ, और उन सब तक स्टैंडर्ड किताबें पहुंचाने का सबसे अच्छा और सबसे एफिशिएंट तरीका था प्रिंटिंग। ये तो बिल्कुल आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम पब्लिशर्स जैसा बिजनेस मॉडल लगता है। सरकारी सिलेबस बना रही है, सरकारी किताबें छाप रही है और सरकारी परीक्षा ले रही है। हाँ, बिल्कुल। डिमांड और सप्लाई सब कुछ सरकार के कंट्रोल में था। और 16वीं सदी आते आते सोर्स कहता है कि जब एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स की संख्या लाखों में पहुंच गई, तो किताबों की छपाई का वॉल्यूम भी आसमान छूने लगा। ये एक तरह का एजुकेशनल रेवोल्यूशन था जो प्रिंट के दम पर चल रहा था। पर यहाँ एक दिलचस्प बात है, सरकार ने ये इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी जरूरत के लिए बनाया था। हाँ। पर जैसे ही कोई टेक्नोलॉजी इतने बड़े स्केल पर फैलती है, वो सिर्फ बनाने वाले के कंट्रोल में नहीं रहती। सही कहा, लोग उसे अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करने लगते हैं। और यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जहां प्रिंट सरकारी दफ्तरों से निकलकर आम लोगों के घरों तक पहुंचता है। हाँ, 17वीं सदी में चीन में शहरी कल्चर यानी अर्बन कल्चर फैल रहा था। तो व्यापारी भी इसका इस्तेमाल करने लगे होंगे। करने लगे अपने काम के लिए। कौन सा माल कहाँ सस्ता मिल रहा है, किस रास्ते पे टैक्स कम है, ये सारी जानकारी अब छपकर सर्कुलेट हो रही थी। मतलब प्रिंट सिर्फ ज्ञान का नहीं बल्कि पैसा कमाने का भी एक टूल बन गया था। बिल्कुल, और जब कोई टेक्नोलॉजी कॉमर्स से जुड़ जाती है तो उसका स्केल और फैलाव बहुत तेजी से बढ़ता है। और फिर लोगों ने इसे अपने मनोरंजन के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पढ़ना एक लेजर एक्टिविटी बन गया। जैसे आज हम काम से थक कर कोई वेब सीरीज देखते हैं, उस दौर में लोग शाम को बैठकर कोई कहानी, कविता या नाटक पढ़ते होंगे। सही। और इसी दौर में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज आया। क्या था वो? अमीर घरों की औरतें ना सिर्फ पढ़ने लगी, अच्छा, बल्कि अपनी कविताएं और नाटक छपवाने भी लगी। सरकारी अफसरों की पत्नियां और यहाँ तक कि कॉर्टेजान्स भी अपनी जिंदगी के बारे में लिख रही थी। ये बात तो बहुत गहरी है ना? मतलब अब तक इतिहास सिर्फ वो था जो मर्द लिख रहे थे, जंगें, राजनीति, साम्राज्य। लेकिन अब पहली बार व्यक्तिगत अनुभव, घरेलू जिंदगी की बातें, औरतों की भावनाएं, ये सब सार्वजनिक दस्तावेज बन रहे थे प्रिंट के जरिए। बिल्कुल, प्रिंट ने व्यक्तिगत अनुभव को एक पब्लिक रिकॉर्ड बना दिया। एक कॉर्टिसन जब अपनी आत्मकथा लिखती थी तो वो उस समाज का एक ऐसा सच सामने लाती थी जो कोई सरकारी इतिहासकार कभी नहीं लिख सकता था। प्रिंट ने समाज के उस हिस्से को आवाज दी जो अब तक खामोश था। ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन था। सही कहा, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। चीन, जिसने कागज और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग दोनों का आविष्कार किया, वो मैकेनिकल प्रेस के मामले में पश्चिम से पीछे कैसे रह गया? अच्छा सवाल है। इनोवेशन की ये रेस वो क्यों नहीं जीत पाए? सोर्स इस पर इशारा करता है कि ये एक ऑर्गेनिक शिफ्ट नहीं था। मतलब ये बदलाव अंदर से नहीं आया। तो फिर कैसे हुआ? 19वीं सदी के अंत में जब पश्चिमी देश चीन में अपने ट्रेडिंग पोस्ट बना रहे थे,
तो वे अपने साथ अपनी टेक्नोलॉजी भी लाए। अच्छा, तो वेस्टर्न प्रिंटिंग तकनीक और मैकेनिकल प्रेस वो अपने साथ लाए। हाँ, और शंघाई इस नए प्रिंट कल्चर का केंद्र बन गया। क्यों? शंघाई ही क्यों? क्योंकि वहां वेस्टर्न स्टाइल स्कूल खुल रहे थे। इन स्कूलों में विज्ञान, गणित जैसे विषयों के लिए नई तरह की किताबों की जरूरत थी, जो हैंड प्रिंटिंग से उतनी तेजी से नहीं छप सकती थी। तो ये बदलाव बाहरी दबाव और जरूरत की वजह से आया? हाँ, ये एक ग्रेजुअल शिफ्ट था, हाथ की छपाई से मशीनी छपाई की तरफ। तो चीन में हमने देखा कि कैसे प्रिंट ने पहले एक विशाल साम्राज्य को चलाने में मदद की और फिर आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गया। अब चीन से जापान चलते हैं। दिलचस्प ये है कि जब यही टेक्नोलॉजी समंदर पार करके जापान पहुंची, तो उसने वहां की कला और समाज पर एक बिल्कुल अलग छाप छोड़ी। एकदम सही। जापान में ये टेक्नोलॉजी बौद्ध मिशनरियों के जरिए पहुंची, लगभग AD 768-770 में। और जापान की सबसे पुरानी छपी हुई किताब, जो AD 688 की है, वो भी एक बौद्ध ग्रंथ ही है, डायमंड सूत्र। और इसमें खास बात यह है कि इसमें टेक्स्ट के साथ साथ लकड़ी से बने चित्र यानी वुडकट इलस्ट्रेशंस भी हैं। अच्छा, तो मतलब जापान ने शुरू से ही शब्दों और तस्वीरों को बराबर का महत्व दिया गया। बिल्कुल, उनका विजुअल कल्चर बहुत स्ट्रांग था। और ये विजुअल सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्स कहता है कि कपड़ों पर, ताश के पत्तों पर, कागज के नोटों पर हर जगह तस्वीरें छापी जा रही थी। तो प्रिंट सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं थी, बल्कि देखने की भी चीज थी। सही कहा। और मध्यकालीन जापान में किताबें सस्ती और आम थीं। ये कोई लग्जरी आइटम नहीं था। इसी विजुअल कल्चर ने पब्लिशिंग को और भी रोचक बना दिया होगा। हाँ, 18वीं सदी के अंत में ईडो, जो आज का टोक्यो है, वहां इलस्ट्रेटेड कलेक्शंस बहुत लोकप्रिय हुए। इनमें शहर की जिंदगी दिखाई जाती थी। सोर्स कहता है कि इन तस्वीरों में कलाकार, कॉर्टिसन्स और टी हाउस की महफिलें होती थीं। ये तो उस दौर का इंस्टाग्राम फीड जैसा लगता है। लोग क्या पहन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, एक तरह से कह सकते हैं ये सब तस्वीरों के जरिए दिखाया जा रहा था। और ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था। नहीं, लाइब्रेरियां और दुकानें हर तरह की किताबों से भरी थीं। महिलाओं के लिए किताबें, संगीत वाद्ययंत्र कैसे बजाएं, हिसाब किताब, चाय समारोह की विधि, फूलों की सजावट जिसे आइकेबाना कहते हैं, शिष्टाचार और खाना पकाने की रेसिपीज। मतलब ये 18वीं सदी का यूट्यूब था। आपको जीवन का कोई भी पहलू सीखना हो, उसके लिए एक किताब मौजूद थी। यहाँ एक कलाकार का जिक्र है, कितागावा उतामारो। हाँ, उतामारो। वो उकियो नाम की कला के लिए मशहूर थे। उकियो का मतलब है तैरती दुनिया की तस्वीरें। ये नाम ही कितना काव्यात्मक है। बिल्कुल, और इसका मतलब है आम इंसानी अनुभवों का चित्रण। ये देवी देवताओं या सम्राटों की तस्वीरें नहीं थीं। अच्छा, तो ये आम लोगों की तस्वीरें हाँ, उनके रोजमर्रा के लम्हों की तस्वीरें, जैसे एक महिला आईने में देख रही है या कोई सुबह खिड़की से बर्फबारी देख रहा है। बहुत ही साधारण पर खूबसूरत पल। और ये कला इतनी प्रभावशाली थी कि इसके प्रिंट्स यूरोप तक पहुंचे और मानेट, मोनेट और वैन गॉग जैसे महान कलाकारों को भी प्रभावित किया। उन्होंने यहाँ से कॉम्पोजिशन और रंग भरने का एक नया तरीका सीखा। इस कला को बनाने का प्रोसेस भी बड़ा अनोखा था। हाँ, बहुत कोलैबोरेटिव था। पब्लिशर एक विषय चुनता, कलाकार उसकी आउटलाइन बनाता और फिर एक लकड़ी का कारीगर उस ड्राइंग को वुड ब्लॉक पर चिपकाकर तराशता था। और हर रंग के लिए एक अलग ब्लॉक बनाया जाता था। ये तो बहुत बारीक काम रहा होगा। बहुत ज्यादा। लेकिन इस प्रोसेस का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा कुछ और है। वो क्या? इस प्रक्रिया में कलाकार की बनाई हुई असली ड्राइंग नष्ट हो जाती थी। क्या? एक मिनट, असली ड्राइंग नष्ट हो जाती? हाँ, सिर्फ उसकी छापी हुई प्रतियां, मतलब प्रिंट्स ही बचते थे। ये तो आज की सोच से बिल्कुल उल्टा है। आज तो ओरिजिनल आर्ट पीस की ही सबसे ज्यादा कीमत होती है, उसकी नीलामी होती है। और यही इस कला का दर्शन है। ये हमारे मॉडर्न आइडिया ऑफ वैल्यू को पूरी तरह से पलट देता है। कैसे? उकियो के कलाकारों के लिए कला की सफलता इस बात में थी कि वो कितनी आसानी से रिप्रोड्यूस हो सकती है, कितने लोगों तक पहुंच सकती है। अच्छा, कला एक बेशकीमती वस्तु नहीं, बल्कि एक साझा अनुभव थी। The art was truly for the masses. उसका मूल्य उसकी यूनिकनेस में नहीं, बल्कि उसकी एक्सेसिबिलिटी में था। वाह। तो हमने देखा कि प्रिंट चीन में सत्ता का औजार बना और जापान में कला का माध्यम। लेकिन हमारे सोर्स प्रिंट के एक तीसरे और शायद सबसे गहरे रोल की तरफ इशारा करते हैं, जो उसने कोरिया में निभाया। सांस्कृतिक अस्तित्व को बचाने का एक जरिया। हाँ, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है त्रिपिटक कोरियाना। त्रिपिटक कोरियाना ये बौद्ध धर्म ग्रंथों का एक कोरियाई संग्रह है जो 13वीं सदी के मध्य का है। त्रिपिटक का मतलब है 3 पिटारे,
जिनमें बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित किया गया है। सोर्स में लिखा है कि इन्हें लगभग 80,000 लकड़ी के ब्लॉक्स पर उकेरा गया था। 80,000? हाँ, 80,000। ये संख्या ही अपने आप में अविश्वसनीय है। ये तो एक पूरी लाइब्रेरी है जिसे लकड़ी पर उकेरा गया है। सही। पर सवाल ये है कि इतने बड़े पैमाने पर ये काम करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। ये उस वक्त बनाया गया जब मंगोल आक्रमणों से कोरिया की संस्कृति और पहचान दोनों खतरे में थी। अच्छा, तो मंगोल आक्रमणकारी शहर, मठ और लाइब्रेरियां जला रहे थे? हाँ, तो ये 80,000 ब्लॉक्स सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं है, ये सांस्कृतिक प्रतिरोध यानी कल्चरल रेजिस्टेंस का प्रतीक है। मतलब ये सिर्फ ज्ञान को बचाने की कोशिश नहीं थी, बल्कि अपनी पहचान को बचाने की लड़ाई थी। बिल्कुल, ये पत्थर पर लकीर खींचने जैसा था कि हम यहाँ हैं, हमारा ज्ञान यहाँ है और तुम इसे मिटा नहीं सकते। ये प्रिंटिंग के जरिए अपनी विरासत को अमर बनाने की एक कोशिश थी। कल्पना कीजिए, जब आपका पूरा अस्तित्व खतरे में हो, तब आप अपनी सारी ऊर्जा और संसाधन ज्ञान को लकड़ी के टुकड़ों पर तराशने में लगा रहे हैं। ये एक जबरदस्त आत्मविश्वास और दूरदृष्टि दिखाता है। हर एक ब्लॉक इस बात का सबूत है कि आप हमारी इमारतों को जला सकते हैं, लेकिन हमारे विचारों को नहीं। और इसीलिए 2007 में इसे यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। ये सिर्फ एक पुरानी चीज नहीं है, ये इंसानी जज्बे की कहानी है कि हम अपने ज्ञान और संस्कृति को बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। हाँ, ये दिखाता है कि प्रिंट सिर्फ कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है, ये सत्ता का औजार हो सकता है, कला का मंच हो सकता है, और जब जरूरत पड़े तो संस्कृति का कवच भी बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम यूरोप में प्रिंट के आगमन पर चर्चा करेंगे। सोचिए, ये सब यूरोप पहुंचा कैसे? हम सब सिल्क रूट के बारे में जानते हैं। सदियों तक चीन से मसाले, रेशम, ये सब इसी रास्ते से यूरोप आते थे। हाँ, ये तो सब जानते हैं। लेकिन 11वीं सदी में इसी रास्ते से एक और कमाल की चीज पहुंची, कागज। और जैसे ही कागज आया, किताबों की दुनिया में एक हलचल सी शुरू हो गई। बिल्कुल, हाथ से लिखी जाने वाली पांडुलिपियों यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स का प्रोडक्शन शुरू हो गया। हाँ, और ये स्क्राइब्स, मतलब जो हाथ से लिखने में माहिर होते थे, वो इन्हें बड़ी मेहनत और खूबसूरती से तैयार करते थे। बिल्कुल, और फिर कहानी में एंट्री होती है मार्को पोलो की। साल था 1295। अच्छा, मशहूर एक्सप्लोरर। वही मार्को पोलो चीन में कई साल बिताने के बाद इटली लौटे। चीन में उस वक्त तक वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी काफी डेवलप हो चुकी थी। राइट। मार्को पोलो ये ज्ञान अपने साथ वापस ले आया और बस यहां से यूरोप में प्रिंटिंग का एक नया अध्याय शुरू हुआ। इटली के लोगों ने वुड ब्लॉक से किताबें बनाना शुरू किया और देखते ही देखते ये टेक्नोलॉजी पूरे यूरोप में फैल गई। यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सोशल डिवाइड दिखता है। जो अमीर लोग थे, बड़े बड़े मठ थे, वो अब भी हाथ से लिखी हुई किताबों को ही तरजीह देते थे। हाँ, उनके लिए वही असली चीज थी। ये किताबें वेलम पर लिखी जाती थीं, मतलब जानवरों की खाल से बना एक बहुत महंगा पार्चमेंट होता था। इन लोगों के लिए प्रिंटेड किताबें चीप वल्गैरिटीज थीं, यानी सस्ती और भद्दी चीजें। हाँ, कुछ वैसा ही जैसे आज भी कुछ लोग ई बुक्स के बजाय फिजिकल किताबों को ही असली किताब मानते हैं, है ना? सही कहा, ये एक स्टेटस सिंबल था। हाथ में वेलम पर लिखी मैन्युस्क्रिप्ट रखना ये दिखाता था कि आपके पास पैसा भी है और टेस्ट भी है। लेकिन दूसरी तरफ एक नई क्लास उभर रही थी, व्यापारी और यूनिवर्सिटी शहरों में रहने वाले छात्र। हाँ, इनके लिए ज्ञान जरूरी था, स्टेटस नहीं। बिल्कुल, उन्होंने इन सस्ती प्रिंटेड कॉपियों को हाथों हाथ लिया और जैसे ही किताबों की मांग बढ़ी, एक पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल खड़ा हो गया। अच्छा। यूरोप भर के बुक सेलर दूसरे देशों में किताबें एक्सपोर्ट करने लगे। जगह जगह पर पुस्तक मेले लगने लगे, मतलब बुक फेयर्स। और इस बढ़ती मांग का असर हाथ से लिखने वालों पर भी पड़ा होगा। बहुत ज्यादा। अब स्क्राइब सिर्फ अमीर पेट्रन्स के लिए काम नहीं कर रहे थे, अब बुक सेलर भी उन्हें काम पर रखने लगे थे। मतलब एक तरह से फ्रीलांसिंग जैसा। एक तरह से, हाँ। सोचिए, एक बुक सेलर के लिए 50 से भी ज्यादा स्क्राइब्स काम करते थे। 50? हाँ। ये तो किसी मॉडर्न डे कंटेंट एजेंसी जैसा सेटअप लग रहा है। लगभग वैसा ही, लेकिन हाथ से लिखने की अपनी सीमाएं थीं। एक तो ये बहुत महंगा था, मेहनत वाला, और जाहिर है टाइम कंज्यूमिंग काम था। और मैन्युस्क्रिप्ट्स नाजुक भी होती थी, उन्हें संभालना मुश्किल होता होगा। बिल्कुल, और आसानी से कहीं ले जाकर पढ़ा भी नहीं जा सकता था, इसलिए उनका सर्कुलेशन बहुत लिमिटेड था। बढ़ती मांग को हाथ से लिखकर पूरा करना नामुमकिन होता जा रहा था। तो इसी गैप की वजह से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग धीरे धीरे और पॉपुलर होती गई होगी। हाँ, 15वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप में वुड ब्लॉक का इस्तेमाल कपड़ों पर छपाई,
ताश के पत्ते और धार्मिक तस्वीरें छापने के लिए बड़े पैमाने पर होने लगा था। इन तस्वीरों में छोटे छोटे टेक्स्ट भी होते थे। तो यहाँ से ये एकदम साफ हो गया था कि अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है जो और भी तेजी से और सस्ते में टेक्स्ट को रिप्रोड्यूस कर सके। मतलब एक बड़ा बदलाव आने वाला था। हाँ, अ मेजर ब्रेक थ्रू वॉज नीडेड। और ये ब्रेक थ्रू हुआ जर्मनी के स्ट्रासबर्ग में, जहां 1430s के दशक में योहान गुटेनबर्ग ने दुनिया का पहला जाना माना प्रिंटिंग प्रेस बनाया। बिल्कुल। तो कौन थे ये गुटेनबर्ग, मतलब उनका बैकग्राउंड क्या था? गुटेनबर्ग एक व्यापारी के बेटे थे और एक बड़ी सी खेतीबाड़ी वाली एस्टेट पर पले बढ़े थे। तो उन्होंने बचपन से ही शराब और जैतून पेरने वाली मशीनें यानी वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस देखी थी। अच्छा, तो टेक्नोलॉजी से परिचय बचपन से ही था। हाँ, बाद में उन्होंने पत्थर चमकाने की कला सीखी, एक माहिर सुनार बने, मतलब मास्टर गोल्डस्मिथ, और छोटी छोटी चीजें बनाने के लिए शीशे के सांचे, लेड मोल्ड्स बनाने में भी एक्सपर्ट हो गए। ये तो बड़ा फैसिनेटिंग कॉम्बिनेशन है, सुनार, पत्थर चमकाने वाला और खेती की मशीनों का ज्ञान। और यही उनकी जीनियस थी। उन्होंने कोई चीज शून्य से नहीं बनाई, उन्होंने एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को ही अपने इनोवेशन के लिए अडेप्ट किया। कैसे? ऑलिव प्रेस से उन्हें प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल मिला और जो ट्रिंकेट्स बनाने वाले सांचे थे, उनका इस्तेमाल उन्होंने अल्फाबेट के अक्षरों के लिए मेटल टाइप्स बनाने में किया। 1448 तक गुटेनबर्ग ने अपने सिस्टम को परफेक्ट कर लिया था। और उन्होंने जो पहली किताब छापी वो थी बाइबल। हाँ, करीब 180 कॉपियां छापी गईं और उन्हें बनाने में 3 साल लगे। सुनने में ये आज बहुत स्लो लगता है ना? हाँ, आज के हिसाब से तो बहुत स्लो है। लेकिन उस जमाने के हिसाब से ये लाइटनिंग फास्ट प्रोडक्शन था। बिल्कुल। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस नई टेक्नोलॉजी ने हाथ से किताबें बनाने की कला को पूरी तरह से खत्म नहीं किया। शुरू में तो प्रिंट की हुई किताबें दिखने और लेआउट में बिल्कुल हाथ से लिखी मैन्युस्क्रिप्ट्स जैसी ही थीं। अच्छा, मतलब उन्होंने पुराने स्टाइल को कॉपी किया। हाँ, मेटल लेटर्स भी हाथ से लिखे हुए ऑर्नामेंटल स्टाइल्स की नकल करते थे। किताबों के बॉर्डर को हाथ से पत्तियों और दूसरे पैटर्न से सजाया जाता था और इलस्ट्रेशंस भी हाथ से पेंट किए जाते थे। तो ये तो हाइब्रिड हो गया। बिल्कुल। जो किताबें अमीरों के लिए छपते थीं, उनमें सजावट के लिए खाली जगह छोड़ दी जाती थी ताकि वो अपनी पसंद से उसे सजा सकें। सही। फिर हर खरीदार अपनी पसंद का डिजाइन और पेंटिंग स्कूल चुन सकता था जो उन इलस्ट्रेशंस को पूरा करेगा। ये कुछ ऐसा है जैसे आपने एक बेसिक कार खरीदी और फिर उसे अपनी पसंद के हिसाब से मॉडिफाई करवाया। हर कॉपी यूनिक होती थी। बिल्कुल। अमीरों को ये नॉन यूनिफॉर्मिटी बहुत पसंद थी क्योंकि वो दावा कर सकते थे कि जो उनके पास है वो यूनिक है। गुटेनबर्ग की बाइबल के पन्नों को देखें तो ये साफ दिखता है। टेक्स्ट तो नए गुटेनबर्ग प्रेस में मेटल टाइप से छपा है, लेकिन बॉर्डर कलाकारों ने हाथ से डिजाइन और पेंट किए हैं। हाँ, कोई भी 2 कॉपियां एक जैसी नहीं थी। और टेक्स्ट के अंदर भी अलग अलग जगहों पर रंगों का इस्तेमाल होता था। हाँ, एक तो उससे पन्ना रंगीन लगता था और दूसरा पवित्र शब्दों को हाईलाइट करके उनकी अहमियत पर जोर दिया जाता था। और ये रंग भी हाथ से ही भरे जाते थे। हाँ, गुटेनबर्ग टेक्स्ट को काले रंग में छापते थे और रंग भरने के लिए जगह छोड़ देते थे। और फिर जो हुआ वो एक क्रांति से कम नहीं था। बिल्कुल। 1450 से 1550 के बीच, यानी सिर्फ 100 सालों में यूरोप के ज्यादातर देशों में प्रिंटिंग प्रेस लग गए। सिर्फ 100 सालों में? हाँ, जर्मनी के प्रिंटर दूसरे देशों में काम की तलाश में गए और नए प्रेस शुरू करने में मदद की। जैसे जैसे प्रेसों की संख्या बढ़ी, बुक प्रोडक्शन में एक बूम आ गया। कितना बड़ा बूम? 15वीं सदी के दूसरे हिस्से में यूरोप के बाजारों में प्रिंटेड किताबों की 2 करोड़ कॉपियां आ गईं। 2 करोड़ 50 सालों में? और 16वीं सदी में ये आंकड़ा बढ़कर लगभग 20 करोड़ हो गया। 2 करोड़ से 20 करोड़ सिर्फ एक सदी में। ये वाकई एक प्रिंट रेवोल्यूशन था। हाथ से छपाई से मैकेनिकल प्रिंटिंग का ये शिफ्ट दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। हाँ, अगर हम उस समय के प्रिंटर के वर्कशॉप की तस्वीर देखें तो एक पूरा इकोसिस्टम नजर आता है। एक ही छत के नीचे सारे काम हो रहे हैं। हाँ, मैंने वो तस्वीरें देखी हैं। एक तरफ कंपोजिटर टेक्स्ट कंपोज कर रहे हैं, दूसरी तरफ गैली तैयार हो रही है और मेटल टाइप्स पर स्याही लगाई जा रही है। बैकग्राउंड में प्रिंटर प्रेस का स्क्रू घुमा रहे हैं और उनके पास प्रूफ रीडर काम कर रहे हैं। और सामने फाइनल प्रोडक्ट पड़ा है, छपे हुए पन्ने जो बस बंधने का इंतजार कर रहे हैं। ये एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रियल प्रोसेस की शुरुआत थी। बिल्कुल। गुटेनबर्ग की जो प्रेस थी वो 1 घंटे में एक साइड के 250 शीट छाप सकती थी। ये मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन अगले 300 सालों तक बेसिक प्रिंट टेक्नोलॉजी बनी रही। 300 साल? हाँ, इसने ज्ञान के प्रसार की रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया।
पर यहाँ एक और बात जोड़ना जरूरी है। बताइए। जैसा कि कोरिया की जिगजी किताब के उदाहरण से पता चलता है। अच्छा, जिगजी। हाँ, ये 14वीं सदी के अंत में मूवेबल मेटल टाइप से छपी दुनिया की सबसे पुरानी किताबों में से एक है। ये गुटेनबर्ग से भी पहले की है। वाओ। तो इनोवेशन सिर्फ एक जगह नहीं हो रहा था। नहीं, जिगजी को 2001 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भी शामिल किया गया। ये दिखाता है कि ज्ञान और टेक्नोलॉजी का विकास दुनिया के अलग अलग कोनों में समानांतर रूप से चल रहा था। तो ये थी कहानी कि कैसे प्रिंट यूरोप पहुंचा और कैसे गुटेनबर्ग के एक आविष्कार ने जानकारी के पूरे लैंडस्केप को बदल कर रख दिया। एक ऐसी क्रांति जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। बिल्कुल। इसने सिर्फ किताबें बनाने का तरीका नहीं बदला, बल्कि सोचने का, सीखने का और सत्ता को चुनौती देने का तरीका भी बदल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम प्रिंट क्रांति और उसके प्रभाव पर चर्चा करेंगे। देखिए, ये सिर्फ किताबें बनाने का एक नया तरीका नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी क्रांति थी। इसने लोगों की जिंदगी बदल दी, जानकारी और ज्ञान के साथ उनका जो रिश्ता था वो बदल दिया। बिल्कुल। और संस्थानों और अधिकारियों के साथ उनके समीकरण को भी बदल दिया। मतलब इसने लोगों की सोच को प्रभावित किया, चीजों को देखने के नए नजरिए खोले। सही बात है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ। ये एक सफर था। सुनने वाली जनता, जिसे हियरिंग पब्लिक कहते हैं, उससे पढ़ने वाली जनता यानी रीडिंग पब्लिक बनने का। और जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये सफर बहुत जटिल था। इसने नए अवसर तो पैदा किए, लेकिन साथ ही समाज में एक गहरा डर भी पैदा किया। तो चलिए सबसे पहले सबसे बड़े बदलाव से शुरू करते हैं। किताबें सस्ती हो गईं और आसानी से मिलने लगी। एग्जैक्टली, आसानी से मिलने लगी। प्रिंटिंग प्रेस से पहले एक किताब किसी लग्जरी आइटम की तरह थी। बहुत बेशकीमती। लेकिन अब किताबें बनाने में लगने वाला समय और मेहनत दोनों कम हो गए और एक साथ कई कॉपियां बनाना बहुत आसान हो गया। तो बाजार में किताबों की जैसे बाढ़ आ गई। ये कुछ वैसा ही है जैसे मान लीजिए भारत में जब सस्ते डेटा प्लान आए थे। हाँ, जियो के आने के बाद। बिल्कुल, अचानक हर किसी के हाथ में इंटरनेट आ गया। इसने एक बिल्कुल नई दुनिया बना दी, जिसे हम पाठक वर्ग या रीडिंग पब्लिक कह सकते हैं। अच्छा। इससे पहले ज्ञान का जो हस्तांतरण था वो मौखिक था, ओरल था। लोग इकट्ठा होकर पवित्र ग्रंथ सुनते थे या फिर गाथा गीत, बैलर्ड्स, जो लोक कथाएं, फोक टेल सुनते थे। मतलब एक सामूहिक अनुभव था, सब साथ बैठकर सुनते थे। हाँ, कम्युनिटी इवेंट। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प पेंच है, ज्यादातर लोग तो पढ़ ही नहीं सकते थे। सही। यूरोप के कई देशों में 20वीं सदी तक साक्षरता दर, लिटरेसी रेट्स बहुत कम थी। तो फिर ये प्रकाशक, जो पब्लिशर्स थे, वो आम लोगों को किताबें खरीदने के लिए कैसे मना रहे थे? यहीं पर प्रकाशकों ने होशियारी दिखाई। उन्होंने उन लोगों को ही निशाना बनाया जो पढ़ नहीं सकते थे। जो पढ़ नहीं सकते थे? ये कैसे? हाँ, उन्होंने लोकप्रिय गाथा गीत और लोक कथाएं छापना शुरू किया और उनमें ढेर सारी तस्वीरें, इलस्ट्रेशंस डाल दी। ओह अच्छा। आप इन्हें उस जमाने की कॉमिक्स या जैसे सचित्र कहानियों की किताबें समझ सकते हैं। अच्छा, तो मतलब ये किताबें फिर से मौखिक परंपरा का हिस्सा बन गई। बिल्कुल। मतलब जो पढ़ सकता था वो इन तस्वीरों वाली किताबों को खरीदकर गांव की चौपाल पे या शहरों के शराबखानों में सबको पढ़कर सुनाता था। हाँ, एग्जैक्टली। इस तरह जो मौखिक संस्कृति थी, जो ओरल कल्चर था, वो प्रिंट में प्रवेश कर गया और जो मुद्रित सामग्री, प्रिंटेड मटेरियल था, वो मौखिक रूप से प्रसारित हुआ। तो सुनने वाली जनता और पढ़ने वाली जनता के बीच की जो रेखा थी वो धुंधली हो गई। हाँ, वो आपस में घुल मिल गए। और ये दिखाता है कि कैसे कोई भी नई तकनीक समाज को पूरी तरह से बदलने से पहले जो मौजूदा सामाजिक ढांचा होता है उसके साथ खुद को ढाल लेती है। तो अब ज्यादा लोगों तक नए नए विचार पहुंच रहे थे। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन स्रोत बताते हैं कि हर कोई इसका स्वागत नहीं कर रहा था। और यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हाँ, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था कि विचार बिना किसी रोक टोक के दूर दूर तक फैल सकते थे। अगर आप स्थापित अधिकारियों जैसे चर्च या राजा से असहमत हैं, तो अब आप अपने विचार छापकर लोगों में बांट सकते थे। आप लोगों को अलग तरह से सोचने के लिए मना सकते थे और उन्हें कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकते थे। और इससे सत्ता में बैठे लोग तो डर गए होंगे। बहुत ज्यादा। उन्हें लगा कि अगर छपने वाली चीजों पर कोई नियंत्रण नहीं रहा तो विद्रोही, रिबेलियस और अधार्मिक, इररिलीजियस विचार फैल जाएंगे। उन्हें यह भी डर था कि इससे मूल्यवान साहित्य का अधिकार नष्ट हो जाएगा। हाँ,
और ये डर सिर्फ राजाओं या धार्मिक अधिकारियों में ही नहीं था, बल्कि कई लेखकों और कलाकारों में भी था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद धर्म के क्षेत्र में मिलता है। हाँ, बिल्कुल। 1517 में मार्टिन लूथर नाम के एक धार्मिक सुधारक ने रोमन कैथोलिक चर्च की कई प्रथाओं की आलोचना करते हुए अपनी 95 थीसीज लिखी। और कहते हैं कि इसकी एक छपी हुई कॉपी विटनबर्ग के एक चर्च के दरवाजे पर लगा दी गई थी। जी, जिसमें चर्च को खुली बहस की चुनौती दी गई थी। और इसके बाद तो जैसे एक विस्फोट हो गया। हाँ, लूथर के लेखों की अनगिनत प्रतियां छपी और पढ़ी गईं। स्रोत के अनुसार उनके न्यू टेस्टामेंट के अनुवाद की 5000 प्रतियां। 5000? हाँ, 5000 प्रतियां कुछ ही हफ्तों में बिक गईं। ये उस जमाने का एक वायरल हिट था। वायरल हिट, सही कहा। इस घटना ने चर्च के भीतर एक विभाजन पैदा कर दिया और प्रोटेस्टेंट सुधार, प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन की शुरुआत हुई। लूथर ने खुद कहा था, प्रिंटिंग ईश्वर का परम उपहार है और सबसे बड़ा उपहार है। कई विद्वान ये मानते हैं कि प्रिंट ने एक नया बौद्धिक वातावरण, एक इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर बनाया, जिसने नए विचारों को फैलाने में बहुत मदद की। स्रोत में एक तस्वीर का भी जिक्र है, जेवी शूले की लिम्परी। हाँ, उसमें प्रिंटिंग प्रेस को स्वर्ग से उतरते हुए दिखाया गया है, जिसे एक देवी ला रही है और ज्ञान और तर्क की देवियां उसे आशीर्वाद दे रही हैं। उसे एक दैवीय उपहार की तरह दिखाया गया है। लेकिन प्रिंट का एक स्याह पहलू भी था। जहां ये लोगों को सशक्त बना रहा था, वहीं ये उनकी मौत का कारण भी बन सकता था। बिल्कुल। इसका एक उदाहरण है इटली का मेनोक्यो, जो 16वीं सदी का एक चक्की वाला था। एक आम चक्की वाला। हाँ, उसने अपने इलाके में जो भी किताबें उपलब्ध थीं, उन्हें पढ़ना शुरू किया और बाइबल और सृष्टि की अपनी एक अलग व्याख्या तैयार कर ली। और जाहिर है रोमन कैथोलिक चर्च इससे नाराज हो गया। बहुत ज्यादा। मेनोचियो सत्य पर उनके एकाधिकार को, उनकी मोनोपोली को चुनौती दे रहा था। तो चर्च ने अपने धर्म अधिकरण, जिसे इंक्विजिशन कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया। इसका काम था विधर्मी, हेरेटिकल विचारों को दबाना। तो मेनोचियो का क्या हुआ? मेनोचियो पर 2 बार मुकदमा चलाया गया और आखिरकार उसे मौत की सजा दे दी गई। मौत की सजा? सिर्फ अपनी एक राय बनाने के लिए? जी। इस तरह की घटनाओं से परेशान होकर रोमन चर्च ने प्रकाशकों और किताब बेचने वालों पर कड़े नियंत्रण लगा दिए। अच्छा। 1558 से उन्होंने प्रतिबंधित पुस्तकों की एक सूची, इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स, बनाना शुरू कर दिया, ताकि ये नियंत्रित किया जा सके कि लोग क्या पढ़ सकते हैं और क्या नहीं। दिलचस्प बात यह है कि ये डर सिर्फ सत्ता का नहीं था। स्रोत में इरास्मस नाम के एक विद्वान का भी जिक्र है, जो खुद एक सुधारक थे। हाँ, और वो भी चिंतित थे। वो भी? जी। यहाँ उनकी आलोचना बहुत दिलचस्प है। उन्होंने 1508 में लिखा कि नई किताबों के ये झुंड दुनिया के किस कोने में नहीं पहुंच रहे हैं। उन्हें डर था कि किताबों की ये बहुतायत या मल्टीट्यूड ज्ञान के लिए हानिकारक है। तो मतलब वो 1508 में आज के इंटरनेट की समस्या बता रहे थे। बिल्कुल, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। कि काम की जानकारी को बकवास से अलग करना मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली। उन्होंने प्रिंटरों पर मूर्ख, अज्ञानी, निंदनीय, अपमानजनक, पागल, अधर्मिक और देशद्रोही सेडिशियस किताबें छापने का आरोप लगाया। उन्हें लगा कि इतनी सारी फालतू किताबों के बीच जो मूल्यवान प्रकाशन है, वो भी अपना मूल्य खो देंगे। ये तो बिल्कुल वही बहस है जो आज हम फेक न्यूज और क्लिकबेट आर्टिकल्स के बारे में करते हैं कि इंटरनेट पर इतनी बकवास है कि सच्ची जानकारी दब जाती है। बिल्कुल। और इस डर को उस समय की तस्वीरों में भी दिखाया गया है। स्रोत में द मकाब्र डांस यानी मौत का नाच नाम के एक वुडकट का उल्लेख है। ये क्या था? इसमें प्रिंटर की कार्यशाला दिखाई गई है, जहां कंकाल स्केलेटन्स प्रिंटरों को नियंत्रित कर रहे हैं और ये तय कर रहे हैं कि क्या छापा जाएगा। बाप रे। ये तस्वीर इस नई तकनीक को दुनिया के अंत और मौत से जोड़कर देखती है। ये उस समय के डर का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। तो एक तरफ ईश्वर का उपहार और दूसरी तरफ मौत का नाच। तो हमने देखा कि कैसे प्रिंट एक तरफ ईश्वर का उपहार था तो दूसरी तरफ मौत का नाच। इसने पाठकों का एक नया वर्ग बनाया, लेकिन साथ ही डर और हिंसक दमन को भी जन्म दिया। इसने जानकारी का लोकतंत्रीकरण, डेमोक्रेटाइजेशन किया, लेकिन सूचना के विस्फोट और राजद्रोह से जुड़ी चिंताएं भी पैदा की, जो आज भी हमारे साथ हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, जिस पर सोचने की जरूरत है। क्या हर नई सूचना प्रौद्योगिकी, प्रिंटिंग प्रेस से लेकर इंटरनेट तक मुक्ति, बहस, भय और नियंत्रण के इसी चक्र से गुजरती है?
एक बहुत ही दिलचस्प विचार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम रीडिंग मेनिया पर चर्चा करते हैं। मतलब पढ़ने का जो एक जुनून, एक पागल पर सच आ गया था। हाँ, ये दौर था 17वीं और 18वीं सदी का यूरोप, जब समाज में ना एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। और इस बदलाव का इंजन थी किताबें। किताबें? हाँ, साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट्स वो रॉकेट की तरह ऊपर जा रही थी। और ये कोई मामूली सी बढ़त नहीं थी। सोर्स के मुताबिक यूरोप के कुछ हिस्सों में 60 से 80% तक लोग पढ़ना लिखना जान गए थे। सोचिए जरा। आज हमें यह सुनकर शायद नॉर्मल लगे, पर उस जमाने के हिसाब से जब जानकारी सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में थी, ये एक तरह का धमाका था। बिल्कुल, ये एक रेवोल्यूशन था। और इसका एक बड़ा कारण बड़ा दिलचस्प है। ये किसी सरकारी पॉलिसी की वजह से नहीं हुआ था। अच्छा? बल्कि अलग-अलग चर्चों ने अपने अपने पंथों को बढ़ावा देने के लिए गांवों में स्कूल खोलने शुरू कर दिए थे। ओहो। उनका मकसद था कि लोग बाइबल और उनकी अपनी धार्मिक किताबें पढ़ सकें। लेकिन इसका एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट निकला। मतलब धर्म के प्रचार के चक्कर में लोगों को पढ़ने का एक टूल मिल गया। और एक बार ये टूल हाथ में आ गया तो वो सिर्फ धार्मिक किताबें क्यों पढ़ेंगे? एग्जैक्टली। किसानों और कारीगरों जैसे आम लोगों तक पढ़ाई पहुंच गई। और जैसे ही ये इतनी बड़ी आबादी पढ़ना सीख गई, किताबों की भूख आसमान छूने लगी। हाँ। इसी को वर्चुअल रीडिंग मेनिया कहा गया है। लोग किताबें मांग रहे थे और प्रिंटर थे कि इस डिमांड को पूरा करने के लिए धड़ाधड़ किताबें छाप रहे थे। एक जबरदस्त सप्लाई डिमांड का चक्र शुरू हो गया था। हाँ। ये तो बिल्कुल भारत में 90s के केबल टीवी जैसा है। पहले सिर्फ दूरदर्शन था, फिर अचानक से दर्जनों चैनल आ गए। सही बात है। या फिर जियो के आने के बाद जैसा हुआ, डेटा सस्ता हुआ और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बाढ़ आ गई। बस माध्यम बदला है, लेकिन कंटेंट की भूख तो वही है। बहुत सटीक एनालॉजी है। और इसी भूख को मिटाने के लिए लिटरेचर के नए नए रूप सामने आए, जो खास तौर पे इन नए पाठकों को टारगेट कर रहे थे। अब साहित्य सिर्फ विद्वानों और अमीरों की लाइब्रेरी की चीज नहीं रह गया था। इट वॉज बिकमिंग मास मीडिया। ये बहुत दिलचस्प है, लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल है। ये किताबें आम लोगों तक पहुंचती कैसे थी? मतलब बुक स्टोर्स तो हर गांव में नहीं होते होंगे ना? नहीं होते थे। आज भी तो भारत के हर गांव में लाइब्रेरी या बुक स्टोर नहीं है। सही बात है। तो यहाँ एंट्री होती है पेडलर्स की, यानी फेरी वालों की। ये उस जमाने के लास्ट माइल डिलीवरी एजेंट्स थे। अरे वाह। बुक सेलर्स इन फेरी वालों को काम पर रखते थे, जो छोटी छोटी सस्ती किताबों का गट्ठर लेके गांव-गांव, घर-घर घूमते थे। ये वही काम कर रहे थे जो आज अमेज़न के डिलीवरी पार्टनर्स करते हैं, बस बिना किसी ऐप के। तो ये बेचते क्या थे? सिर्फ ज्ञान की भारी भरकम बातें? मुझे नहीं लगता कि दिन भर खेत में काम करने वाला किसान शाम को आकर फिलॉसफी पढ़ना चाहेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके पास हर तरह का माल होता था। एक तो पंचांग या रिचुअल कैलेंडर होते थे, जिन्हें एल्मनैक्स कहा गया है। अच्छा। इनमें चांद, सूरज की गति, ज्वार भाटे का समय, ये सब जानकारी होती थी। ये किसानों के लिए आज के वेदर फोरकास्ट की तरह जरूरी थे। हाँ, ये तो काम की चीज है। साथ में लोकगीत और लोक कथाएं होती थी। लेकिन सबसे ज्यादा बिकता था मनोरंजन। हाँ। अब आई मुद्दे की बात। बताइए, उस जमाने का नेटफ्लिक्स क्या था? इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स बहुत पॉपुलर थी। ये पॉकेट साइज किताबें थीं, जिन्हें चैपमैन नाम के फेरी वाले बेचते थे। पेनी चैप बुक्स। और कीमत सिर्फ 1 पेनी, यानी इतनी सस्ती कि गरीब से गरीब इंसान भी खरीद सके। ये तो हमारे रेलवे स्टेशन पर मिलने वाली 10-20 रुपए की पतली कहानियों की किताबों जैसा है, जो आप सफर में टाइम पास के लिए खरीद लेते हैं। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट था। और फ्रांस में भी कुछ ऐसा ही था, बिब्लियोथीक ब्लू। नाम तो बड़ा फैंसी लग रहा है। नाम फैंसी है, पर चीज वही थी। ये भी छोटी और सस्ती किताबें थीं, जो बहुत ही खराब क्वालिटी के कागज पर छपती थीं और उन पर एक सस्ती सी नीली जिल्द चढ़ा दी जाती थी। अच्छा, इसलिए ब्लू लाइब्रेरी कहते थे। हाँ, और इनके अलावा 4-6 पन्नों की रोमांस की कहानियां, जिन्हें आज हम पल्प फिक्शन कह सकते हैं, और हिस्ट्रीज यानी अतीत की मसालेदार कहानियां भी खूब बिकती थीं। मतलब हर तरह के टेस्ट और बजट के लिए कुछ ना कुछ था। फ्रॉम हाई ब्राउ फिलॉसफी टू चीप थ्रिल्स, सब कुछ। सोर्स में एक प्रकाशक हैं, जेम्स लैकिंगटन। उनकी 1791 की डायरी का एक हिस्सा है जो इस बदलाव पर रोशनी डालता है। हाँ, ये बहुत कमाल का जिक्र है। वो लिखते हैं कि पिछले 20 सालों में किताबों की बिक्री में जो उछाल आया है वो अविश्वसनीय है, खास तौर पर गरीब तबके के लोगों में। वो बताते हैं कि पहले गरीब किसान और गांव के लोग सर्दियों की लंबी शामें भूतों और चुड़ैलों की कहानियां सुनाने में बिताते थे, जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। एक ओरल ट्रेडिशन।
हाँ, और अब लैकिंगटन लिखते हैं वही लोग अपने बेटे बेटियों से नए नए उपन्यास और कहानियां पढ़वाकर सुनते हैं। यहाँ रुककर इस बदलाव की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के सोर्स का बदलना नहीं है, ये एक मॉन्यूमेंटल शिफ्ट है। आप किस शिफ्ट की बात कर रही हैं? देखिए, भूतों चुड़ैलों की कहानियां या लोक कथाएं एक ओरल ट्रेडिशन का हिस्सा है। ये समुदाय के अंदर ही रहती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती हैं। सही। इन्हें सुनाने वाला गांव का कोई बुजुर्ग होता था। लेकिन जब परिवार का कोई बच्चा एक उपन्यास पढ़ रहा है, तो वो एक बाहरी, एक ऑथर्ड नैरेटिव को घर के अंदर ला रहा है। जानकारी का सोर्स बदल गया है। ओहो, ये तो बहुत गहरा पॉइंट है। It's the replacement of communal folklore with individually consumed external ideas. इसने परिवार के अंदर ज्ञान के जो पारंपरिक गेटकीपर्स थे, जैसे बड़े बुजुर्ग या पुजारी, उनको बाईपास कर दिया। क्या भी ला रही थी जो शायद घर के बड़ों के नजरिए से बिल्कुल अलग हो। बिल्कुल। लैकिंगटन आगे एक मजेदार उदाहरण भी देते हैं कि जब कोई किसान शहर जाता है तो उसे घर से याद दिलाया जाता है कि भाई वो उपन्यास पेरेग्रिन पिकल्स एडवेंचर लाना मत भूलना। हाँ, और जब कोई महिला अंडे बेचने जाती है तो उसे द हिस्ट्री ऑफ जोसेफ एंड्रूज खरीदने का काम सौंपा जाता है। सोचिए, किताबों की फरमाइश अब घर के राशन की लिस्ट जितनी जरूरी हो गई थी। ये दिखाता है कि किताबें अब कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरत बन गई थी। ये उस दौर का सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज था। लेकिन ये सिर्फ मनोरंजन तक तो सीमित नहीं रहा होगा। एक बार पढ़ने की आदत लग जाए तो इंसान और भी बहुत कुछ जानना चाहता है। बिल्कुल, और यहीं से 18वीं सदी की शुरुआत में पीरियोडिकल प्रेस का विकास हुआ, यानी अखबार और पत्रिकाएं। अच्छा। इनमें करंट अफेयर्स के साथ साथ मनोरंजन भी होता था। लोगों को पता चल रहा था कि उनके गांव या शहर के बाहर क्या हो रहा है, कहाँ जंग चल रही है, व्यापार कैसा चल रहा है। हाँ, दुनिया छोटी हो रही थी और एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या कहीं एक सामूहिक चेतना बन रही थी। मतलब लोग अब सिर्फ अपने गांव के नहीं बल्कि एक देश के नागरिक के तौर पर सोचने लगे थे। और यहीं से सबसे बड़ा वैचारिक बदलाव आया। वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के विचार अब आम लोगों तक पहुंचने लगे। अच्छा, वो कैसे? आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने जब अपनी खोजों को प्रकाशित किया तो वो सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लैटिन जानने वाले विद्वानों तक ही सीमित नहीं रही। उनके काम के आसान वर्जन आम भाषाओं में छपने लगे। नक्शे और साइंटिफिक डायग्राम्स बड़े पैमाने पर प्रिंट होने लगे। ये तो वैसा ही है जैसे आज कोई मुश्किल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जैसे स्ट्रिंग थ्योरी या जीन एडिटिंग, उस पर कोई एक आसान सा यूट्यूब वीडियो बना दे और वो वायरल हो जाए। सही बात है। अचानक से वो ज्ञान जो सिर्फ कुछ साइंटिस्ट के पास था, लाखों आम लोगों की बातचीत का हिस्सा बन जाता है। इट्स ऑल अबाउट एक्सेस। एग्जैक्टली। और सिर्फ विज्ञान ही नहीं, थॉमस पेन, वॉल्टेयर और जीन जैक्स रूसो जैसे विचारकों के लेखन को भी बड़े पैमाने पर छापा और पढ़ा गया। उनके साइंस, रीजन यानी तर्क और रैशनैलिटी यानी विवेक के विचार अब सिर्फ यूनिवर्सिटी की डिबेट्स का हिस्सा नहीं थे, बल्कि आम लोगों की चाय की दुकानों और घरों में डिस्कस होने लगे थे। उन्होंने लोगों को एक नया चश्मा दिया जिससे वो दुनिया, समाज और सत्ता को देख सकें। सही कहा। तो अब जब लोगों के हाथ में किताबें थीं, नए विचार थे, तो इसका समाज पर जबरदस्त असर होना ही था। सोर्स में 18वीं सदी के एक फ्रांसीसी उपन्यासकार लुई सेबेस्टियन मर्सिये का जिक्र है, जो प्रिंटिंग को लेकर बहुत ही ज्यादा आशावादी थे। हाँ, उस दौर में ये एक आम धारणा बन गई थी कि किताबें प्रगति और ज्ञान का जरिया है जो दुनिया से अज्ञान और तानाशाही का अंधेरा मिटा देंगे। मतलब एक यूटोपियन व्यू था। चलते थे, ज्ञानी बनते थे, और फिर उनका वो मशहूर कोट है, ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। हाँ, कांप उठो दुनिया के तानाशाहों, एक लेखक के सामने कांप उठो। यहाँ वर्चुअल का क्या मतलब है? यहाँ वर्चुअल का मतलब आज वाला नहीं है। इसका मतलब है अप्रत्यक्ष लेकिन वास्तविक शक्ति। अच्छा। लेखक के पास कोई तलवार या सेना नहीं होती, लेकिन उसके शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वो सिंहासन हिला दे। द क्लासिक पेन इज माइटियर देन द सोर्ड वाली बात। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसी प्रिंट कल्चर ने फ्रांसीसी क्रांति की जमीन तैयार की? इतिहासकार तो ऐसा ही मानते हैं। हाँ, मानते हैं। लेकिन एक कनेक्शन कितना सीधा है? क्या ऐसा था कि लोगों ने रूसो को पढ़ा और अगले दिन जाकर राजा के महल पर धावा बोल दिया? ये एक बड़ा सवाल है और हिस्टोरियंस इसके पक्ष में 3 मुख्य तर्क देते हैं। पहला, प्रिंट ने वॉल्टेयर और रूसो जैसे एनलाइटनमेंट विचारकों के आइडियाज को लोकप्रिय बनाया। उनके लेखन ने परंपरा, अंधविश्वास और डिस्पिटिज्म यानी तानाशाही पर सीधा हमला किया।
मतलब उन्होंने चर्च की पवित्र सत्ता और राजा के डिवाइन राइट टू रूल की कॉन्सेप्ट पर सवाल उठाए। बिल्कुल। जो लोग उनकी किताबें पढ़ते थे वो दुनिया को एक नई, आलोचनात्मक और तार्किक नजर से देखने लगे। वो पूछने लगे कि अगर राजा भगवान का भेजा हुआ है तो हम पर इतने जुल्म क्यों हो रहे हैं। सही बात है। दूसरा तर्क ये है कि प्रिंट ने संवाद और बहस की एक नई संस्कृति, एक पब्लिक स्फीयर बनाया। पब्लिक स्फीयर। हाँ, मतलब कॉफी हाउस, सलून और पढ़ने वाली सोसाइटियों में लोग इकट्ठा होकर हर चीज पर बहस करते थे। सरकार की नीतियां, सामाजिक मूल्य, सब कुछ। इसी पब्लिक डिबेट के माहौल में सामाजिक क्रांति के नए विचार पैदा हुए। ये तो आज की सोशल मीडिया जैसा है। एक मुद्दा उठता है, उस पर हजारों लोग ट्वीट करते हैं, बहस करते हैं और एक पब्लिक ओपिनियन बनता है जो कई बार सरकारों पर दबाव डालता है। बिल्कुल वही, बस उस जमाने में ये सब आमने सामने होता था। और तीसरा तर्क जो शायद सबसे असरदार था, वो 1780 के दशक में सामने आया। उस समय ऐसा लिटरेचर की बाढ़ आ गई जो सीधे सीधे राजशाही का मजाक उड़ाता था और उनकी नैतिकता की आलोचना करता था। अच्छा, तो ये सिर्फ ऊंची ऊंची फिलॉसफी की बातें नहीं थी, इसमें सीधी सीधी निंदा थी। निंदा और मजाक दोनों। कार्टून और व्यंग्य चित्र छापे जाते थे जिसमें दिखाया जाता था कि राजा रानी तो वर्साय के महल में भोग विलास में डूबे हैं, अय्याशी कर रहे हैं और आम जनता भूखी मर रही है। ये तो उस जमाने के मीम्स थे। एग्जैक्टली, ये उस जमाने के मीम्स ही थे। ये लिटरेचर चोरी छिपे फैलता था और इसने राजशाही की जो एक इज्जत और डर था उसे खत्म कर दिया। ये तो बहुत बड़ी बात है। किसी तानाशाह को हराने के लिए उससे डरना बंद करना जरूरी है। और मजाक डर का सबसे बड़ा दुश्मन है। बिल्कुल, जब राजा रानी मजाक का पात्र बन जाए तो उनकी सत्ता का आधार ही हिल जाता है। तो इन 3 तर्कों के हिसाब से प्रिंट ने पहले लोगों को तर्क करना सिखाया, फिर बहस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया और आखिर में राजशाही के खिलाफ सीधा गुस्सा भड़काया। हाँ, केस तो यही बनता है। ठीक है, हमने प्रिंट के पक्ष में एक मजबूत केस बना लिया है, लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। क्या हम वाकई कह सकते हैं कि प्रिंट ने सीधे सीधे क्रांति करवा दी? ये थोड़ा ज्यादा सरल लगता है। यहाँ रुककर सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि असलियत हमेशा ज्यादा जटिल होती है। इट्स नॉट अ सिंपल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसमें कोई शक नहीं कि प्रिंट विचारों को फैलाने का एक जबरदस्त शौर्य था, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि लोग सिर्फ एक ही तरह का लिटरेचर नहीं पढ़ रहे थे। मतलब अगर वे वॉल्टेयर और रूसो को पढ़ रहे थे तो वे राजशाही और चर्च के प्रोपेगेंडा के संपर्क में भी थे। हर पक्ष अपना नैरेटिव फैलाने के लिए प्रिंट का इस्तेमाल कर रहा था। अच्छा, तो ये एक इंफॉर्मेशन वॉर थी, कोई एक तरफा लेक्चर नहीं। बिल्कुल, जैसे आज इंटरनेट पर हर विचारधारा का कंटेंट मौजूद है, वैसा ही तब भी था। सही बात है। और लोग कोई खाली स्लेट तो होते नहीं कि जो पढ़ा बस मान लिया। वे चीजों को अपनी समझ, अपने अनुभव के हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। एग्जैक्टली। एक भूखा किसान जब रूसो के सामाजिक अनुबंध के बारे में पढ़ रहा है तो उसे फिलॉसफी में शायद उतनी दिलचस्पी ना हो जितनी इस बात में कि ये विचार उसके गुस्से को एक आवाज दे रहा है, एक वैधता दे रहा है। The ideas gave a vocabulary to their anger, but they didn't create the anger itself. बिल्कुल, गुस्सा तो पहले से था। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, क्या फ्रांस में लिटरेसी रेट्स उस वक्त सबसे ज्यादा थी? नहीं थी। नहीं, यही तो इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट है। फ्रांस में साक्षरता दर यूरोप के कुछ दूसरे देशों से कम थी, जहां कोई क्रांति नहीं हुई। अरे, ये हमें बताता है कि सिर्फ प्रिंट या साक्षरता क्रांति के लिए काफी नहीं थी। फ्रांस में क्रांति के असली कारण ज्यादा जमीनी थे। सालों का आर्थिक संकट, फसल का खराब होना, भयानक गरीबी और एक पूरी तरह से टूटा हुआ सामाजिक ढांचा। तो फिर प्रिंट का रोल क्या था? प्रिंट एक उत्प्रेरक था, एक टूल, एक एक्सेलरेटर। गुस्सा और असंतोष तो पहले से ही मौजूद था। किताबों और पैम्फलेट्स ने उस गुस्से को एक दिशा दी, एक विचारधारा दी। उन्होंने लोगों को ये कल्पना करने में मदद की कि एक अलग, बेहतर दुनिया संभव है। तो निष्कर्ष ये है कि प्रिंट ने सीधे तौर पर लोगों के दिमाग को नहीं बदला, लेकिन इसने उन्हें अलग तरह से सोचने की संभावना जरूर दी। It opened up the possibility of thinking differently. तो हमने देखा कि कैसे प्रिंट ने न सिर्फ लोगों के पढ़ने के तरीके को, बल्कि उनकी सोचने के तरीके को भी पूरी तरह से बदल दिया। इसने क्रांति नहीं की, लेकिन क्रांति को सोचने योग्य बना दिया। और ये सिर्फ एक चिंगारी थी, इसने एक ऐसी आग लगाई जो पूरी दुनिया में फैलने वाली थी। लोकतंत्र, राष्ट्रवाद और नागरिक अधिकारों के जो विचार आज हमारी दुनिया की नींव है, वे कहीं ना कहीं इसी प्रिंट कल्चर की देन है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, तो अब आते हैं 19वीं सदी पर। ये वो दौर था जब यूरोप में मतलब मास लिटरेसी यानी बड़े पैमाने पर साक्षरता में एक जबरदस्त उछाल आया। हाँ। अचानक से पढ़ने वालों की एक पूरी नई फौज तैयार हो गई। बच्चे, महिलाएं और यहाँ तक कि मजदूर वर्ग के लोग भी। बिल्कुल। और ये सिर्फ पढ़ने वालों की संख्या बढ़ने की बात नहीं थी, ये एक तरह का पूरा कल्चरल शिफ्ट था। अच्छा। हाँ, इसने पब्लिशिंग इंडस्ट्री को आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से बदल दिया। अब हर ग्रुप के लिए एक अलग तरह का कंटेंट तैयार होने लगा था, उनकी जरूरतों और दिलचस्पी के हिसाब से। चलिए इसी को थोड़ा और खोलते हैं। सबसे पहले बच्चों की बात करते हैं। हाँ। 19वीं सदी के अंत तक प्राइमरी एजुकेशन लगभग अनिवार्य हो गया था। इसका मतलब तो ये हुआ कि स्कूल की किताबों की डिमांड आसमान छूने लगी होगी। बिल्कुल, ये पब्लिशिंग इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा एक गारंटीड मार्केट बन गया था। हाँ। पर बात सिर्फ टेक्स्ट बुक्स की नहीं थी। जो ज्यादा दिलचस्प था वो ये था कि बच्चों के मनोरंजन का भी ध्यान रखा जाने लगा। अच्छा। 1857 में फ्रांस में खासतौर पर बच्चों के लिए चिल्ड्रंस प्रेस की स्थापना हुई। ये प्रेस नई कहानियों के साथ साथ जो पुरानी लोक कथाएं और परियों की कहानियां थीं उन्हें भी छापता था। यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है, जर्मनी के ग्रिम ब्रदर्स की। हाँ, ग्रिम ब्रदर्स। हम सब ने उनकी कहानियां सुनी हैं, पर उन्होंने ये कहानियां लिखी नहीं थी, बल्कि सालों तक किसानों से सुनकर उन्हें जमा किया था। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि 1812 में जब इन कहानियों का कलेक्शन छापा गया तो उन्हें बाकायदा एडिट किया गया था। एडिट किया गया? मतलब जो भी हिस्सा बच्चों के लिए अनुपयुक्त या कह सकते हैं कि एलीट क्लास को अश्लील या गवारू लग सकता था, उसे हटा दिया गया। अरे वाह, मतलब जो लोक कथाएं हम तक पहुंची हैं वो उनका एक सैनिटाइज्ड वर्जन है। एकदम सही। तो प्रिंट ने न सिर्फ पुरानी कहानियों को रिकॉर्ड किया बल्कि उन्हें एक नया रूप भी दे दिया। ये तो वैसा ही है जैसे किसी पुरानी क्लासिक फिल्म का रीमेक बनाया जाए और उसे आज के दर्शकों के हिसाब से बदल दिया जाए। बिल्कुल सही एनालॉजी है। ठीक है, अब आते हैं महिलाओं पर। वो न सिर्फ एक बहुत बड़ी रीडर बनी बल्कि लेखक के तौर पर भी सामने आई। हाँ। खास तौर पर उनके लिए पेनी मैगजीन्स छपती थी, है ना? हाँ, पेनी मैगजीन्स। और इन मैगजीन्स में अक्सर महिलाओं को सही व्यवहार मतलब प्रॉपर बिहेवियर और गृहस्थी हाउसकीपिंग सिखाने वाले मैनुअल होते थे। अच्छा। जैसे वो जो एक पेनी मैगजीन का कवर है उसका मकसद ही था यूजफुल नॉलेज को फैलाना, खासकर वर्किंग क्लास में। उसमें आपको एस्ट्रोनॉमी से लेकर बॉटनी तक हर विषय की जानकारी मिल जाएगी। लेकिन फिर उपन्यासों का दौर आया और महिलाएं उपन्यासों की सबसे महत्वपूर्ण पाठकों में से थीं। बिल्कुल। और मजे की बात तो ये है कि उस दौर की कुछ सबसे बड़ी उपन्यासकार भी महिलाएं ही थी। जेन ऑस्टिन, ब्रॉन्टे सिस्टर्स, जॉर्ज एलियट। और यहाँ एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव जुड़ा हुआ है। वो क्या? इन लेखिकाओं की कहानियों ने एक नए तरह की महिला की छवि को परिभाषित किया। एक ऐसी महिला जिसके पास अपनी इच्छा शक्ति, अपनी विल थी, व्यक्तित्व में मजबूती थी, स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनैलिटी। हाँ, दृढ़ संकल्प था और सोचने की शक्ति थी। ये सिर्फ कहानियां नहीं थी, ये एक तरह से महिलाओं की आकांक्षाओं को आवाज दे रही थी। और अब बात करते हैं मजदूर वर्ग की। 17वीं सदी से ही लेंडिंग लाइब्रेरीज तो थी, लेकिन 19वीं सदी में जाकर ये व्हाइट कॉलर वर्कर्स, कारीगरों और लोअर मिडिल क्लास लोगों को शिक्षित करने का एक बड़ा जरिया बनी। यहाँ एक और फैक्टर ने काम किया। 19वीं सदी के मध्य से जो काम के घंटे थे वो धीरे धीरे कम होने लगे। अच्छा, तो इससे उन्हें थोड़ा समय मिलने लगा। हाँ, इससे मजदूरों का आत्मसुधार यानी सेल्फ इम्प्रूवमेंट और आत्माभिव्यक्ति, सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए थोड़ा समय मिलने लगा। और उन्होंने इस समय का भरपूर इस्तेमाल किया। उन्होंने बड़ी संख्या में राजनीतिक पर्चे और अपनी आत्मकथाएं लिखी। बिल्कुल। थॉमस वुड नाम के एक मैकेनिक की कहानी तो मतलब दिल छू लेती है। वो बताते हैं कि कैसे वो पुराने अखबार किराए पर लाते थे और शाम को आग की रोशनी में पढ़ते थे। हाँ, क्योंकि उनके पास मोमबत्ती खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। ये पढ़ने के संघर्ष की मतलब असाधारण कहानियां हैं। जैसे 20वीं सदी के रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की की आत्मकथा मेरा बचपन और मेरे विश्वविद्यालय में भी ऐसे ही संघर्षों की झलक मिलती है। ये दिखाता है कि ज्ञान की भूख कितनी तीव्र हो सकती है। ठीक है, तो रीडर्स तो बढ़ गए, लेकिन इस बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी में भी जबरदस्त बदलाव आए होंगे, है ना? हाँ, बिल्कुल। 18वीं शताब्दी के अंत तक प्रेस जो थे वो धातु मतलब मेटल से बनने लगे थे। और 19वीं सदी तो इनोवेशन की सदी थी। सदी के मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने
पावर ड्रिवन सिलिंड्रिकल प्रेस बना लिया था। पावर ड्रिवन, हाँ। ये एक घंटे में 8000 शीट्स छाप सकता था। यह अखबारों की छपाई के लिए तो एक क्रांति थी। 1 घंटे में 8000 शीट, सोचिए जरा। और बात यही नहीं रुकी होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। 19वीं सदी के अंत में ऑफसेट प्रेस आया, जो एक बार में 6 रंगों तक प्रिंट कर सकता था। 6 रंगों में? हाँ। फिर 20वीं सदी की शुरुआत में बिजली से चलने वाले प्रेस आ गए, जिससे प्रिंटिंग और भी तेज हो गई। इसके साथ साथ कई छोटे छोटे सुधार हुए, जैसे पेपर फीड करने के बेहतर तरीके, प्लेट्स की बेहतर क्वालिटी, ऑटोमेटिक पेपर रील्स। इन सब ने मिलकर प्रिंटेड टेक्स्ट के रूप रंग को ही बदल दिया। तो अब जब प्रोडक्शन इतना बढ़ गया तो पब्लिशर्स को अपना माल बेचने के लिए नए नए तरीके भी खोजने पड़े होंगे। जाहिर है। यहाँ से मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज का खेल शुरू होता है। बिल्कुल। 19वीं सदी की पत्रिकाओं ने उपन्यासों को सीरियलाइज करना शुरू कर दिया। सीरियलाइज मतलब किश्तों में छापना। हाँ, ये एक शानदार आइडिया था। इससे एक खास तरह की उपन्यास लेखन शैली का जन्म हुआ, जहां हर एपिसोड के अंत में एक सस्पेंस छोड़ना जरूरी होता था ताकि लोग अगला अंक खरीदें। अरे, ये तो आज की टीवी सीरियल्स या वेब सीरीज के क्लिफहैंगर एंडिंग जैसा ही है। एकदम वही चीज, बिल्कुल। और भी कुछ तरीके अपनाए गए। हाँ, 1920 के दशक में इंग्लैंड में सस्ती शिलिंग सीरीज चली। फिर आया डस्ट कवर या बुक जैकेट, जो आज हमें हर किताब पर दिखता है। ये भी 20वीं सदी का ही इनोवेशन है। अच्छा। और शायद सबसे बड़ा बदलाव आया 1930 के दशक की महामंदी, मतलब ग्रेट डिप्रेशन के दौरान। तब तो लोगों के पास पैसे नहीं थे। बिल्कुल। पब्लिशर्स को डर था कि लोग किताबें खरीदना बंद कर देंगे, तो बिक्री बनाए रखने के लिए उन्होंने सस्ते पेपरबैक एडिशन निकालना शुरू किया। और ये चल गया। ये एक ऐसा कदम था जिसने किताबों को आम आदमी की पहुंच में ला दिया। एक क्रांति थी ये। और प्रिंट का असर सिर्फ किताबों तक तो सीमित नहीं था। एक तस्वीर है 1874 के इंग्लैंड के एक रेलवे स्टेशन की। हाँ, वो कमाल की तस्वीर है। दीवारों पर, प्लेटफॉर्मों पर हर जगह विज्ञापन छिपके हुए हैं, साबुन से लेकर दवाइयों और पियानो तक के। बिल्कुल। प्रिंट अब पब्लिक स्पेस का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका था। आप कहीं भी देखें, आपको कुछ ना कुछ लिखा हुआ जरूर दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम भारत और प्रिंट की दुनिया पर चर्चा करेंगे। तो प्रिंटिंग प्रेस के आने से पहले भारत में ज्ञान कैसे शेयर होता था? जब किताबें हाथ से लिखी जाती थी, मतलब मैं सोच रहा था कि वो दुनिया आज से कितनी अलग रही होगी। आज तो हम पीडीएफ और किंडल की बात करते हैं। उस जमाने में तो कागज भी एक लग्जरी रहा होगा। बिल्कुल। ये एक ऐसी दुनिया थी जिसे आज इमेजिन करना भी मुश्किल है। प्रिंटिंग प्रेस के आने से पहले भारत में लिखने और पढ़ने की एक बहुत पुरानी और समृद्ध परंपरा थी, लेकिन वो पूरी तरह से पांडुलिपियों यानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स पर टिकी हुई थी। मैन्यूस्क्रिप्ट्स, हाँ। और हर मैन्यूस्क्रिप्ट अपने आप में एक कहानी होती थी, सिर्फ अंदर लिखे शब्दों की नहीं, बल्कि अपने बनने की भी। तो ये पांडुलिपियां किन भाषाओं में होती थी? क्या ये सिर्फ संस्कृत तक ही सीमित थी, जैसा हम अक्सर सोचते हैं? नहीं, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। संस्कृत तो थी ही और उसका एक खास स्थान भी था, लेकिन उसके अलावा अरबी और फारसी का भी जबरदस्त इस्तेमाल होता था, खासकर मुगल दौर में और उसके बाद भी। अच्छा। और इन बड़ी लिंक भाषाओं के अलावा हर इलाके की अपनी भाषा में भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स तैयार की जाती थी। इन्हें बनाने का तरीका भी बहुत खास था। ये ताड़ के पत्तों यानी पाम लीव्स पर, वाओ। हाँ, या फिर हाथ से बने कागज पर बड़ी नफासत और मेहनत से लिखी जाती थी। हमारी सोर्स में हाफिज के दीवान की एक मैन्यूस्क्रिप्ट का पन्ना दिखाया गया है, और वो किसी किताब के पन्ने जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा। वो एक पेंटिंग है, एक कलाकृति है। बीच में थोड़ी सी लिखावट है, लेकिन चारों तरफ इतना खूबसूरत बॉर्डर, इतनी बारीक चित्रकारी। ये तो पढ़ने से ज्यादा देखने और सहेजने की चीज लग रही है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये आज की पेपरबैक किताबों जैसी नहीं थी, जिन्हें हम बैग में फेंक कर कहीं भी ले जाते हैं। हर मैन्यूस्क्रिप्ट एक यूनिक पीस ऑफ आर्ट होती थी। उन्हें बनाने में महीनों, कभी-कभी तो सालों लग जाते थे। सच में। हाँ, पन्नों पर खूबसूरत चित्र बनाए जाते थे, जिन्हें इलस्ट्रेशंस कहते हैं। फिर उन पन्नों को खराब होने से बचाने के लिए लकड़ी के कवर के बीच दबा दिया जाता था, या फिर उन्हें सिलकर एक किताब की शक्ल दी जाती थी। ये सिर्फ ज्ञान का स्रोत नहीं, बल्कि एक स्टेटस सिंबल था। अच्छा। जिसके पास जितनी खूबसूरत पांडुलिपियां, वो उतना बड़ा आदमी। मतलब ये बहुत कीमती चीजें नहीं होंगी। जैसे आज लोग महंगी घड़ियां या गाड़ियां रखते हैं, उस जमाने में अमीर लोग खूबसूरत मैन्यूस्क्रिप्ट्स कलेक्ट करते होंगे। एग्जैक्टली। और दिलचस्प बात यह है कि ये परंपरा प्रिंट आने के काफी बाद तक, 19वीं सदी के अंत तक चलती रही, खासकर राजाओं, नवाबों और अमीर सेठों के लिए,
जो ऐसी महंगी और खूबसूरत चीजें खरीद सकते थे। उनके लिए ये अपनी शान दिखाने का एक तरीका था। लेकिन इन पांडुलिपियों के साथ कुछ बहुत बड़ी प्रैक्टिकल समस्याएं भी रही होंगी, है ना? रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए तो ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं लगती। हाँ, दो बहुत बड़ी समस्याएं थीं। पहली, जैसा आपने कहा, ये बहुत महंगी और नाजुक यानी फ्रजाइल होती थी। भारत जैसे देश में जहां नमी इतनी ज्यादा होती है, दीमक और कीड़ों का खतरा हमेशा बना रहता है, इन्हें बचाकर रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सही बात है। जरा सी लापरवाही और पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता था। और दूसरी समस्या क्या थी? दूसरी ओर शायद उससे भी बड़ी समस्या थी इन्हें पढ़ना। आज भी हम अलग-अलग लोगों की हैंडराइटिंग मुश्किल से पढ़ पाते हैं। डॉक्टर की पर्ची तो एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जिस पर इतने चुटकुले बनते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो सोचिए उस समय कितना मुश्किल होता होगा। लिखावट की शैली यानी स्क्रिप्ट स्टाइल्स बहुत अलग-अलग होती थीं। हर लिखने वाले का, हर कातिब का अपना तरीका होता था। मैं सोच रहा था इसका मतलब तो ये हुआ कि एक विद्वान जो एक तरह की पांडुलिपि पढ़ सकता था, जरूरी नहीं कि वो दूसरे इलाके या दूसरे कातिब की लिखी पांडुलिपि भी उतनी ही आसानी से पढ़ पाए। ज्ञान एक तरह से उस लिखावट के स्टाइल में लॉक हो जाता होगा। बिल्कुल, यही बात है। इट क्रिएटेड साइलोज ऑफ नॉलेज। ज्ञान का दायरा बहुत सीमित हो जाता था। उसे पढ़ना और समझना हर किसी के बस की बात नहीं थी। इसके लिए खास ट्रेनिंग की जरूरत होती थी। तो इसका साफ मतलब है कि ये पांडुलिपियां रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा तो बिल्कुल नहीं थी। ये कुछ ही लोगों तक, शायद विद्वानों, पुजारियों या बहुत अमीर लोगों तक सीमित होंगे। तो फिर आम लोगों तक शिक्षा कैसे पहुंचती थी? सोर्स में बंगाल का एक उदाहरण दिया गया है जो मुझे बहुत ही सरप्राइजिंग लगा। ये वाकई कमाल की बात है और हमारे पढ़ाई के कॉन्सेप्ट को चैलेंज करती है। हमें लगता है कि पढ़ाई का मतलब हमेशा किताबों से पढ़ना होता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन प्रिंट पूर्व बंगाल में गांवों में प्राथमिक स्कूलों यानी पाठशालाओं का एक बड़ा नेटवर्क था। लेकिन मजे की बात यह है कि छात्र अक्सर किताबें नहीं पढ़ते थे। बिना किताब पढ़े पढ़ाई, ये कैसे मुमकिन है? तरीका ये था कि गुरु या शिक्षक अपनी याददाश्त से पाठ का कुछ हिस्सा बोलते थे और छात्र उसे लिखते थे। मतलब जोर सुनने और लिखने पर था, पढ़ने पर नहीं। अच्छा। शिक्षक ने जो बोला उसे सुनकर हूबहू लिख लेना, यही साक्षरता यानी लिटरेसी की परिभाषा थी। इस तरह बहुत से लोग बिना कोई किताब पढ़े ही लिटरेट हो जाते थे। उनका स्किल लिखने में था, पढ़ने में नहीं। ये तो लिटरेसी का बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है। मतलब ज्ञान गुरु की स्मृति में था और शिष्य के हाथ के हुनर में, कागज पर छपे शब्दों में नहीं। बिल्कुल। तो एक तरफ ये खूबसूरत लेकिन नाजुक और सीमित दुनिया थी, जहां ज्ञान को सहेजना ही अपने आप में एक कला थी। ऐसा लगता है कि ये सिस्टम एक बड़े बदलाव का इंतजार कर रहा था। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो ज्ञान को इन बंधनों से आजाद कर दे। और वो बदलाव आया पुर्तगाली जहाजों पर बैठकर गोवा के तट पर। प्रिंटिंग प्रेस। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की एंट्री यूरोपियन शक्तियों के साथ हुई। लेकिन ये आई क्यों? क्या उन्हें यहां आके किताबें छापने का बिजनेस करना था? नहीं, शुरुआत बिजनेस से नहीं बल्कि धर्म से हुई। प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले 16वीं सदी के मध्य में पुर्तगाली मिशनरियों यानी पोर्चुगीज मिशनरीज के साथ गोवा आया। 16वीं सदी में? अच्छा। हाँ, उनका मुख्य मकसद था ईसाई धर्म का प्रचार करना, और उसके लिए उन्हें स्थानीय लोगों की भाषा में अपनी बात कहनी थी, और अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का सबसे कारगर तरीका था उसे छापकर बांटना। अच्छा, तो ये एक धार्मिक जरूरत से शुरू हुआ। मतलब भारत में मैस कम्युनिकेशन की पहली लहर का मकसद धर्म परिवर्तन था, न कि व्यापार या शासन। ये तो बहुत गहरा इंसाइट है। हाँ, और इसी ने शुरुआती प्रिंटिंग के कंटेंट और उसकी दिशा तय की। जेसुएट पादरियों ने कोंकणी भाषा सीखी और उसमें कई छोटी छोटी किताबें और पैम्पलेट्स छापी। 1674 तक उन्होंने कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छाप दी थीं। 50 किताबें उस जमाने के हिसाब से तो ये बहुत बड़ी बात रही होगी। हाँ, ये एक बहुत बड़ी शुरुआत थी। और गोवा के बाद ये टेक्नोलॉजी दूसरे इलाकों में भी फैली। कहाँ-कहाँ? जहां-जहां मिशनरी गए, वे अपने साथ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ले गए। कैथोलिक पादरियों ने 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी। सोचिए, 16वीं सदी के अंत में। और फिर 1713 में पहली मलयालम किताब छापी। इंटरेस्टिंग। सिर्फ कैथोलिक ही नहीं, डच प्रोटेस्टेंट मिशनरियों ने भी 1710 तक 32 तमिल किताबें छापी, जिनमें से कई पुरानी रचनाओं का अनुवाद थीं। ये बात मुझे थोड़ी हजम नहीं हो रही। मिशनरी लोग तो प्रिंट को लेकर इतने एक्टिव थे,
लेकिन अंग्रेजों का क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी तो उस वक्त तक भारत में सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। उन्होंने प्रेस क्यों नहीं शुरू किया? यही तो इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला पहलू है। अंग्रेजी भाषा का प्रेस भारत में काफी देर से आया, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी 17वीं सदी के अंत से ही इंग्लैंड से प्रेस आयात करने लगी थी। तो फिर इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे थे? शायद उनका फोकस उस समय पूरी तरह से व्यापार और अपनी ताकत जमाने पर था, और उन्हें एक आजाद प्रेस से फायदे से ज्यादा खतरा नजर आता था। एक अनियंत्रित प्रेस उनके खिलाफ भी तो जा सकता था। सही बात है। मतलब प्रेस तो मौजूद थे, पर उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा था। वो बस गोदामों में पड़े थे। ऐसा ही लगता है। बल्कि एक विलियम बोल्ट्स नाम के व्यक्ति ने 1768 में कलकत्ता में एक प्रेस शुरू करने की कोशिश भी की थी। उसने तो बाकायदा एक पब्लिक बिल्डिंग पर नोटिस लगा दिया था कि इस शहर में प्रिंटिंग प्रेस की कमी व्यापार के लिए एक बड़ा नुकसान है, और जो भी इस काम को जानता है उसे वो पूरा प्रोत्साहन देगा। फिर क्या हुआ? लेकिन वो जल्दी कंपनी के साथ विवादों के चलते इंग्लैंड वापस चला गया, और वो योजना सफल नहीं हुई। तो भारत में पहला सफल अंग्रेजी अखबार किसने शुरू किया? कंपनी ने तो नहीं किया, ये तो साफ है। इसकी शुरुआत सरकार ने नहीं, बल्कि एक प्राइवेट अंग्रेज जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने की। वो कंपनी का एक असंतुष्ट पूर्व कर्मचारी था। 1780 से उन्होंने बंगाल गजट नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका, एक वीकली मैगजीन निकालना शुरू किया। बंगाल गजट। और हिक्की का दावा क्या था? वो इसे कैसा अखबार बनाना चाहता था? वो इसी कमर्शियल पेपर ओपन टू ऑल बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नन कहते थे। मतलब एक ऐसा व्यावसायिक पत्र जो सबके लिए खुला था पर किसी से प्रभावित नहीं था। अरे वाह, वो भी उस जमाने में जब कंपनी का राज था। ये तो सीधे सीधे गवर्नर जनरल को चुनौती देने जैसा है। बिल्कुल, और वो अपनी इस स्वतंत्रता पर बहुत गर्व करता था। तो छापते क्या थे वो इसमें? उसमें बहुत सारे विज्ञापन होते थे जो उस समय के कलकत्ता के समाज का आईना थे। इनमें गुलामों की खरीद बिक्री से जुड़े विज्ञापन भी शामिल थे, जो आज हमें पढ़कर बहुत चौंकाने वाला और भयावह लगता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात थी गॉसिप। वो कंपनी के बड़े अधिकारियों की निजी जिंदगी के बारे में बहुत सारी चटपटी खबरें छापता था। क्या बात कर रही हैं? मतलब पूरा टैबलॉइड था? हाँ बिल्कुल। कौन सा अफसर क्या कर रहा है, किसकी पत्नी किसके साथ भाग गई, किस बड़े साहब ने घूस ली है, ये सब। अरे बाप रे, तब तो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया होगा। अपनी प्राइवेट लाइफ का तमाशा कौन देखना चाहेगा, वो भी पब्लिक में। बिल्कुल। हेस्टिंग्स इससे बहुत नाराज हुए। उन्हें लगा कि इससे सरकार की इज्जत मिट्टी में मिल रही है और अधिकारियों का मजाक बन रहा है। उन्होंने हिक्की पर एक के बाद एक कई मुकदमे चलाए। अच्छा। उसे जेल में डाल दिया, लेकिन हिक्की जेल से भी अपना अखबार निकालता रहा। तो सरकार ने इसे दबाने के लिए क्या किया? सिर्फ मुकदमे? मुकदमों के साथ साथ उन्होंने एक काउंटर स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने सरकारी तौर पर मंजूरशुदा अखबारों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। ऐसे अखबार जो सरकार की तारीफ करते थे और एक पॉजिटिव इमेज बनाते थे। अच्छा, एक ऑफिशियल नैरेटिव पेश करने के लिए। बिल्कुल, ताकि हिक्की की खबरों का असर कम किया जा सके। मतलब प्रेस की आज़ादी और सरकारी नियंत्रण की लड़ाई तो भारत में प्रिंटिंग की बिल्कुल शुरुआत से ही शुरू हो गई थी। ये कोई नई बात नहीं है। ये तो इस टेक्नोलॉजी के डीएनए में ही है। क्या इस दौर में भारतीयों ने भी इस खेल में उतरने की कोशिश की? हाँ बिल्कुल। ये देखकर कि अंग्रेज प्राइवेट तौर पर अखबार निकाल रहे हैं और सरकार से लड़ भी रहे हैं, जल्द ही भारतीयों ने भी अपने अखबार छापने शुरू कर दिए। पहला भारतीय अखबार जिसका जिक्र हमारे सोर्स में है, उसका नाम भी साप्ताहिक बंगाल गजट ही था। सेम नाम? हाँ, लेकिन ये हिक्की वाले से अलग था। इसे गंगाधर भट्टाचार्य ने निकाला था, जो महान समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय के करीबी माने जाते थे। और यहीं से भारतीय पत्रकारिता के एक नए युग की शुरुआत होती है। तो हमने देखा कि कैसे भारत ने हाथ से लिखी नाजुक कलात्मक पांडुलिपियों से लेके हजारों की संख्या में छपने वाले अखबारों तक का सफर तय किया। एक ऐसी दुनिया जहां ज्ञान कुछ ही लोगों की स्मृति और हाथों में कैद था, से एक ऐसी दुनिया की ओर जहां जानकारी कई गुना होकर आम लोगों तक पहुंच सकती थी। सही बात है। सही बात है। लेकिन इस पूरे सफर में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भारत में प्रिंट की कहानी आजादी के दोहरे चेहरे के साथ शुरू होती है। एक तरफ मिशनरीज इसे धर्म के प्रचार की आजादी के लिए लाए, और दूसरी तरफ हिक्की जैसे लोगों ने इसे अधिकारियों से अपनी आजादी का हथियार बना लिया। मतलब टेक्नोलॉजी एक ही थी, पर मकसद बिल्कुल अलग। और यही खींचतान आज तक जारी है। प्रिंट और अब डिजिटल मीडिया
हमेशा इस सवाल से जूझता है कि वो किसका एजेंडा पूरा कर रहा है, किसी संस्था का या आम जनता का। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का बदलाव नहीं था, ये एक स्ट्रक्चरल चेंज की शुरुआत थी। इसने उस नींव को तैयार किया जिस पर आगे चलकर सामाजिक सुधार, राष्ट्रवाद और आधुनिक भारत के विचार की पूरी इमारत खड़ी होगी। प्रिंट ने लोगों को पहली बार एक साथ जोड़ने, एक ही मुद्दे पर बहस करने और एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनाने का एक नया मंच दिया, जिसकी गूंज आज भी हमें सुनाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसों पर चर्चा करेंगे। जी। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें 19वीं सदी के भारत में ले जाते हैं, एक ऐसे दौर में जब एक नई टेक्नोलॉजी, स्याही और कागज से बनी एक टेक्नोलॉजी समाज के दिमाग में कह सकते हैं आग लगा रही थी। हम बात कर रहे हैं प्रिंट की, और कैसे इसने धर्म, समाज और राजनीति की पूरी लड़ाई को हमेशा के लिए बदल दिया। ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रिंट सिर्फ जानकारी फैलाने का एक नया तरीका नहीं था, ये एक पूरी तरह से नया अखाड़ा था। अखाड़ा सही शब्द है। हाँ, एक पब्लिक स्फीयर जहां पहली बार विचार खुलकर टकरा रहे थे। इससे पहले धार्मिक या सामाजिक बहसें या तो विद्वानों की सभाओं तक सीमित थीं, या फिर राज दरबारों तक। बिल्कुल, आम आदमी ज्यादातर एक लिसनर ही होता था, पार्टिसिपेंट नहीं। प्रिंट ने ये समीकरण ही बदल दिया। सही बात है। और 19वीं सदी की शुरुआत में भारत एक बड़े बदलाव से भी गुजर रहा था। औपनिवेशिक समाज मतलब कॉलोनियल सोसाइटी अपनी जड़ें जमा रहा था, और इसके साथ ही नए विचार, नई चुनौतियां सब आ रही थी। और ऐसे में समाज के अलग अलग समूह इन बदलावों पर रिएक्ट कर रहे थे। और ये रिएक्शन मतलब दो तरह का था। एक तरफ सुधारक थे, रिफॉर्मर्स, जो कह रहे थे कि हमें अपनी पुरानी प्रथाओं पर सवाल उठाना चाहिए। सती प्रथा, मूर्ति पूजा, हाँ, या ब्राह्मणवादी पुरोहितवाद यानी ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड, वो धर्म की एक नई तर्कसंगत व्याख्या पेश करना चाहते थे। दूसरी तरफ रूढ़िवादी थे, ऑर्थोडॉक्स, जो इन सुधारकों को अपनी परंपरा पर एक हमला मानते थे और इसका जमकर विरोध कर रहे थे। और मजे की बात यह है कि ये सारी लड़ाई, ये सारी बहसें अब बंद कमरों में नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब पब्लिक में लड़ी जा रही थी। पर्चे छप रहे थे, अखबार निकल रहे थे। इसने पूरी बहस का तरीका ही बदल दिया। मुझे तो ये आज के सोशल मीडिया जैसा लगता है ना। बहुत सटीक तुलना है। जैसे ही कोई मुद्दा उठता है, हर कोई अपनी राय, अपने तर्क के साथ मैदान में कूद पड़ता है। बिल्कुल, बस फर्क ये था कि उस समय का वायरल होना महीनों या सालों में होता था, मिनटों में नहीं। लेकिन इसका असर शायद आज से भी ज्यादा गहरा था। गहरा कैसे? क्योंकि प्रिंट ने इन बहसों को डेमोक्रेटाइज कर दिया। अब एक आम इंसान भी अपनी भाषा में इन तर्कों को पढ़ सकता था, अपनी राय बना सकता था और बहस में हिस्सा ले सकता था। विचारों के इस टकराव से ही एक तरह से नए भारत की नींव रखी जा रही थी। तो चलिए इस अखाड़े के कुछ बड़े खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं। बंगाल उस समय इन बहसों का हॉटस्पॉट था, है ना? हाँ, बिल्कुल। विधवा दाह यानी विडो एम्यूलेशन, एकेश्वरवाद या मोनोथिज्म, इन सब मुद्दों पर सुधारकों और रूढ़िवादी गुटों के बीच जबरदस्त कंट्रोवर्सीज चल रही थीं। और जैसे जैसे बहस बढ़ी, पर्चों और अखबारों की मानो बाढ़ आ गई थी। हर कोई अपने तर्क को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहता था। और सबसे क्रांतिकारी बात ये थी कि ये सब आम बोलचाल की भाषा में हो रहा था, संस्कृत या फारसी जैसी एलीट भाषाओं में नहीं। मकसद साफ था। हाँ, मकसद साफ था, आम आदमी तक पहुंचना। और इसका सबसे क्लासिक उदाहरण तो राजा राममोहन रॉय हैं। उन्होंने 1821 में संवाद कौमुदी शुरू किया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनके विरोधी चुप नहीं बैठे। बिल्कुल नहीं, उन्होंने फौरन जवाब में समाचार चंद्रिका शुरू कर दिया। तो ये एक वैचारिक युद्ध की घोषणा थी। हाँ, बिल्कुल। सोचिए, पहली बार लड़ाई तलवारों से नहीं बल्कि स्याही और कागज से लड़ी जा रही थी। हर पक्ष जानता था कि जिसकी कहानी, जिसका नैरेटिव लोगों तक पहुंचेगा, जीतेगा वही। ये सिर्फ पत्रकारिता नहीं थी। नहीं, ये जनमत को, पब्लिक ओपिनियन को आकार देने की पहली बड़ी लड़ाई थी। और ये आग सिर्फ बंगाल तक ही नहीं रही। 1822 तक हमें 2 फारसी अखबार भी दिखते हैं, जामे जहानामा और शमसुल अखबार। और उसी साल एक गुजराती अखबार, बॉम्बे समाचार भी शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे हर भाषाई समुदाय को अपनी आवाज मिल गई थी। अच्छा, तो बंगाल में तो ये वैचारिक तूफान चल ही रहा था, पर हजारों किलोमीटर दूर उत्तर भारत में इसकी गूंज कैसे सुनाई दे रही थी? वहां माहौल थोड़ा अलग था, क्योंकि वहां मुस्लिम राजवंशों, मुस्लिम डायनेस्टीज का पतन एक बड़ी चिंता का विषय था। उलेमा
यानी इस्लामी कानून के जो विद्वान थे वो बहुत चिंतित थे। उन्हें किस बात का डर था? क्या उन्हें लगता था कि अंग्रेज उनके धर्म में दखल देंगे? बिल्कुल, उन्हें डर था कि ये नए औपनिवेशिक शासक धर्मांतरण को बढ़ावा देंगे और मुस्लिम पर्सनल लॉ को बदल देंगे। अच्छा। जिससे उनकी पूरी सामाजिक व्यवस्था बिखर जाएगी। एक अनिश्चितता का माहौल था और इस अनिश्चितता का जवाब देने के लिए उन्होंने उस दौर की एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। कौन सी टेक्नोलॉजी? सस्ती लिथोग्राफिक प्रेस। अच्छा, आपने सस्ती और रेवोल्यूशनरी दोनों कहा। ऐसा क्या खास था इस टेक्नोलॉजी में? रेवोल्यूशनरी इसलिए क्योंकि इससे पहले छपाई के लिए मेटल के महंगे ब्लॉक्स बनाने पड़ते थे। हर अक्षर को हाथ से बनाना पड़ता था। बहुत महंगा और समय लेने वाला काम था। लिथोग्राफी में पत्थर पर खास स्याही से लिखकर सीधे छापा जा सकता था। लागत इतनी कम हो गई कि छोटे छोटे मदरसे और संगठन भी हजारों की संख्या में पर्चे और किताबें छापने लगे। टेक्नोलॉजी ने विचारों को पंख लगा दिए थे। और इसी का नतीजा था देवबंद सेमिनरी, जो 1867 में स्थापित हुआ। उन्होंने हजारों की संख्या में फतवे छापे। एक मिनट, हजारों की संख्या में? जी, हजारों की संख्या में। ये तो सुनने में किसी फैक्ट्री के प्रोडक्शन जैसा लगता है। क्या ये फतवे किसी खास मुद्दे पर होते थे या ये पूरी जिंदगी के लिए गाइड बुक की तरह थे? दोनों ही। कुछ फतवे खास सवालों के जवाब में होते थे, लेकिन ज्यादातर का मकसद था मुस्लिम पाठकों को ये बताना कि इस बदलते हुए दौर में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जीनी है। अच्छा। और इस्लामी सिद्धांतों, इस्लामिक डॉक्ट्रिन्स का सही मतलब क्या है। ये एक तरह से अनिश्चितता के दौर में निश्चितता देने की कोशिश थी, एक स्टैंडर्डाइज्ड मास प्रोड्यूसिबल फॉर्म ऑफ रिलीजियस गाइडेंस। तो क्या मुस्लिम समाज की तरह ही हिंदू समाज में भी प्रिंट का इस्तेमाल अपनी पहचान को मजबूत करने और उसे फैलाने के लिए हो रहा था, या वहां इसके कुछ अलग मकसद थे? मकसद काफी मिलते जुलते थे, लेकिन तरीका थोड़ा अलग था। हिंदुओं में प्रिंट ने सबसे बड़ा काम ये किया कि उसने धार्मिक ग्रंथों को खासकर स्थानीय भाषाओं में आम लोगों के लिए एक्सेसिबल बना दिया। कैसे? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है तुलसीदास की रामचरितमानस। ये 16वीं सदी का ग्रंथ पहले या तो सुनाया जाता था या फिर कुछ ही लोगों के पास हस्तलिखित रूप में था। 1810 में कलकत्ता से इसका पहला प्रिंटेड एडिशन निकला। इसका मतलब ये हुआ कि जो ज्ञान पहले किसी कथावाचक या पंडित के जरिए मिलता था, वो अब सीधे लोगों के हाथ में आ गया, एक किताब की शक्ल में। बिल्कुल, जिसे कोई भी खरीद सकता था, अपने साथ रख सकता था। ये तो पावर स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा बदलाव रहा होगा। बहुत बड़ा। और वो तो बस शुरुआत थी। 19वीं सदी के मध्य तक सस्ते लिथोग्राफिक संस्करणों ने तो उत्तर भारत के बाजारों में धूम मचा दी थी। अच्छा। लखनऊ में नवल किशोर प्रेस और बॉम्बे में श्री वेंकटेश्वर प्रेस जैसे बड़े प्रकाशकों ने स्थानीय भाषाओं में अनगिनत धार्मिक ग्रंथ छापे। ये बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन कर रहे थे। कल्पना कीजिए, एक पवित्र ग्रंथ अब एक पोर्टेबल ऑब्जेक्ट बन गया था। हाँ, आप उसे यात्रा में साथ ले जा सकते हैं, काम से फुर्सत मिलने पर पढ़ सकते हैं। इसने धर्म को और भी ज्यादा व्यक्तिगत, पर्सनल बना दिया। लेकिन एक सवाल है, उस समय तो साक्षरता, लिटरेसी बहुत कम थी, तो फिर इन छपी हुई किताबों का फायदा कितनों को मिलता होगा? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। लेकिन कम साक्षरता का मतलब ये नहीं था कि ज्ञान उन तक नहीं पहुंच रहा था। प्रिंट ने एक नया सामाजिक माहौल बना दिया था। कैसा माहौल? आप कल्पना कीजिए, दिन भर के काम के बाद गांव के चौपाल पर या घर के आंगन में 20 लोग बैठे हैं और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति रामचरितमानस या कोई अखबार पढ़ के सुना रहा है। अच्छा। वो आवाज, वो कहानियां, वो खबरें पहली बार लोगों तक बिना किसी पुजारी या राजा के माध्यम से पहुंच रही थीं। इसने सुनने की एक नई संस्कृति, अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग अलाउड पैदा की। मतलब जो पढ़ नहीं सकते थे वो सुन रहे थे। बिल्कुल। इस तरह धार्मिक ग्रंथ और नए विचार बहुत बड़े दायरे तक पहुंचे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रिंट ने पहले लोगों को अपने धर्म के बारे में ज्यादा जागरूक बनाया, उसी ने बाद में उन्हें अपने राजनीतिक अधिकारों के बारे में सोचना सिखाया? क्या ये दोनों चीजें जुड़ी हुई थी? बिल्कुल जुड़ी हुई थी, क्योंकि जब आप एक समुदाय के तौर पे पढ़ना, लिखना और बहस करना शुरू करते हैं, तो आप सिर्फ धार्मिक बातें नहीं करते, आप अपने आसपास की दुनिया पर भी सवाल उठाते हैं। हाँ, सरकार की नीतियों पर और अपने भविष्य पर भी। और यहीं से अखबारों की भूमिका शुरू होती है। ये अखबार सिर्फ खबरें नहीं दे रहे थे, वे लोगों को एक अखिल भारतीय पहचान, एक पैन इंडियन आइडेंटिटी से जोड़ रहे थे। ये कैसे हो रहा था? देखिए, अखबार एक जगह की खबर दूसरी जगह पहुंचाते थे। मद्रास में क्या हो रहा है, ये लाहौर में बैठे लोग पढ़ रहे थे।
कलकत्ता में बनी नीतियां पूना के लोगों को कैसे प्रभावित करेंगे, इस पर बहस हो रही थी। अच्छा। इसने पहली बार लोगों को ये महसूस कराया कि वे अलग थलग नहीं हैं, बल्कि एक बड़े राष्ट्र का हिस्सा हैं जिनकी समस्याएं और आकांक्षाएं एक जैसी हैं। प्रिंट एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बना रहा था। हमारे स्रोतों में कुछ अखबारों के मिशन स्टेटमेंट्स भी दिए गए हैं, जैसे 1849 के बॉम्बे टेलीग्राफ एंड कुरियर में कृष्णाजी त्रिंबक रानाडे का एक नोटिस है। वो पूना में एक मराठी अखबार शुरू करना चाहते हैं। और उनका मकसद देखिए, वो लिखते हैं टू पब्लिश अ न्यूज़पेपर इन द मराठी लैंग्वेज विद अ व्यू ऑफ अफोर्डिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन एवरी टॉपिक ऑफ लोकल इंटरेस्ट। यानी स्थानीय हित के हर विषय पर उपयोगी जानकारी देना। जी, वो कहते हैं कि अखबार विज्ञान, इतिहास, भूगोल, आंकड़ों, हर चीज पर चर्चा के लिए खुला रहेगा। ये सिर्फ राजनीति नहीं है, ये समाज को हर तरह से शिक्षित और जागरूक बनाने का एक प्रोजेक्ट है। और दूसरा उदाहरण तो और भी दमदार है। हाँ। 1870 का नेटिव ओपिनियन, जी। वो देसी अखबारों और राजनीतिक संघों के काम की तुलना सीधे इंग्लैंड की संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स के विपक्ष यानी ऑपोजिशन की भूमिका से कर रहे हैं। है ना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। ये एक जबरदस्त विजन है। वो सीधे सीधे खुद को सरकार के सामने एक वॉचडॉग की तरह देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा काम सरकार की नीतियों की आलोचनात्मक जांच करना है, क्रिटिकली एग्जामिनिंग, ताकि उनमें सुधार सुझाए जा सके। मतलब उन हिस्सों को हटाना जो लोगों के भले के लिए नहीं है, और ये सुनिश्चित करना कि अच्छी नीतियां जल्दी लागू हों। बिल्कुल, यानी वो सिर्फ सरकार की आलोचना नहीं करना चाहते, बल्कि एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की भूमिका निभाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि हम मुद्दों का अध्ययन करेंगे, जानकारी इकट्ठा करेंगे और फिर बताएंगे कि क्या सुधार संभव और वांछनीय, डिजायरेबल हैं। सही कहा। उनका मानना था कि ऐसा करने से उन्हें कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस यानी काफी प्रभाव हासिल होगा। ये सिर्फ खबरें छापना नहीं था, ये राष्ट्र निर्माण का एक प्रोजेक्ट था जिसे वो प्रिंट के जरिए आगे बढ़ा रहे थे। वो जानते थे कि जानकारी ही ताकत है, और वो इस ताकत को आम लोगों के हाथ में देना चाहते थे। प्रिंट उनके लिए आजादी की लड़ाई का एक वैचारिक हथियार बन चुका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम प्रकाशन यानी पब्लिकेशंस के नए फॉर्म्स पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आने के बाद बात सिर्फ पुरानी किताबों को फिर से छापने तक सीमित नहीं रही। असल में इससे लोगों में एक नई तरह की एक भूख पैदा हुई। भूख? किस तरह की भूख? नई तरह की कहानियों और लेखन के लिए। सही कहा। लोग अब शायद राजा रानी की कहानियों से आगे बढ़कर अपनी जिंदगी, अपने अनुभव, बिल्कुल, अपने इमोशंस और रिश्तों को छपे हुए शब्दों में देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि कोई उनकी कहानी भी कहे। हाँ, हमारी कहानी कौन कहेगा, यही सवाल था। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए यूरोप से एक नया साहित्यिक फॉर्म आया, नॉवेल यानी उपन्यास। हाँ। और आते ही ये भारत में बहुत पॉपुलर हो गया। बहुत ज्यादा। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक कॉपी पेस्ट नहीं हुआ। अच्छा। नॉवेल ने यहाँ आकर भारतीय रूप और स्टाइल अपना लिया। अब कहानियां महलों से निकलकर मिडिल क्लास घरों तक पहुंच गई। मतलब आम आदमी की कहानी। एकदम। एक आम इंसान की परेशानियां, उसकी छोटी छोटी खुशियां, ये सब अब साहित्य का हिस्सा बन रहा था। इसने पाठकों के लिए अनुभव की एक नई दुनिया ही खोल दी। नॉवेल के अलावा और भी चीजें आई होंगी। हाँ, बिल्कुल। कविताएं आई, मतलब लिरिक्स, छोटी कहानियां, शॉर्ट स्टोरीज, सामाजिक और राजनीतिक मामलों पर निबंध, एसेज। और इन सब में कॉमन क्या था? इन सब ने एक बात पर जोर दिया, आम इंसान की जिंदगी और उसकी गहरी भावनाएं। और वो सामाजिक और राजनीतिक नियम जो इन जिंदगियों को कंट्रोल करते थे। बिल्कुल सही। ये तो हुई शब्दों की बात। तस्वीरों का क्या? 19वीं सदी के अंत तक एक और बड़ा बदलाव आया। अब सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि तस्वीरें भी, वो भी बड़ी संख्या में छापी जा सकती थीं। मतलब एक नए विजुअल कल्चर का जन्म हो रहा था। एक तरह से हाँ, एक विजुअल कल्चर ने आकार लेना शुरू कर दिया था। और इसमें राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकारों का बहुत बड़ा हाथ था। है ना? ओह, बहुत बड़ा। उन्होंने देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं की ऐसी तस्वीरें बनाई जो मास सर्कुलेशन के लिए थी। मतलब अब उनकी पेंटिंग सिर्फ महलों की दीवारों तक सीमित नहीं थी। बिल्कुल नहीं। अब वो हर आम आदमी के घर तक पहुंच सकती थी। तो इसके आसपास एक पूरी इंडस्ट्री बन गई होगी। हाँ, एक पूरा इकोसिस्टम बन गया था। अच्छा। प्रिंटिंग प्रेस के पास लकड़ी पर नक्काशी करने वाले वुड एंग्रेवर्स, वो अपनी दुकानें लगा लेते थे। अच्छा। उन्हें प्रिंट की दुकानों से काम मिलता था। फिर बाजार में सस्ते प्रिंट और कैलेंडर मिलने लगे।
ये बहुत बड़ी बात थी। हाँ, मतलब अब एक गरीब मजदूर भी बाजार से कैलेंडर खरीद कर अपने घर या काम करने की जगह की दीवार पर लगा सकता था। बिल्कुल। और इन तस्वीरों ने धीरे धीरे लोगों के मन में आधुनिकता, परंपरा, धर्म, राजनीति और समाज के बारे में विचार बनाना शुरू कर दिया। जैसे सोर्स में राजा ऋतुध्वज की पेंटिंग है जो राजकुमारी मदालसा को राक्षसों से बचा रहे हैं। हाँ। ऐसी तस्वीरें घर घर पहुंच गईं। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, ये एक कहानी थी, एक मोरल कंपस थी। सही कहा। और फिर तस्वीरों का एक और रूप सामने आया जो ज्यादा कह सकते हैं शरारती था। शरारती मतलब 1870 के दशक तक अखबारों और पत्रिकाओं में एक और नई चीज छपने लगी, कैरिकेचर और कार्टून। कार्टून्स। हाँ, और ये सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर टिप्पणी करने का एक मजेदार लेकिन बहुत असरदार तरीका था। और ये कार्टून्स हर तरह के होते थे, जैसा कि सोर्स बताते हैं। हर तरह के। कुछ में उन पढ़े लिखे भारतीयों का मजाक उड़ाया जाता था जो पश्चिमी कपड़ों और तौर तरीकों के पीछे दीवाने थे। अच्छा। तो कुछ कार्टून्स समाज में आ रहे बदलावों के डर को दिखाते थे। तो ये एक वैचारिक लड़ाई का मैदान भी था। बिल्कुल। अंग्रेज राष्ट्रवादियों का मजाक उड़ाते हुए कार्टून बनाते थे। तो राष्ट्रवादी कार्टूनिस्ट अपनी कला से अंग्रेजी शासन पर निशाना साधते थे। एग्जैक्टली। हमारे सोर्स में इंडियन चारीवरी का कवर पेज इसका बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, वो कमाल का उदाहरण है। बीच में एक रौबदार अंग्रेज अफसर बैठा है और उसके दोनों तरफ दबे सहमे से भारतीय बैठे हैं। और वो उन्हें ब्रिटिश सटायर जर्नल पंच की कॉपी दिखाकर कह रहा है, ये मॉडल है, ऐसा ही बनाओ। मतलब नकल करो पर अपना दिमाग मत लगाओ। वाह, कितनी गहरी बात है। अब आते हैं उस वर्ग पर जिसकी दुनिया प्रिंट ने शायद सबसे ज्यादा बदली, महिलाएं। पहली बार महिलाओं की जिंदगी और उनकी भावनाओं के बारे में बहुत गहराई से और खुलकर लिखा जाने लगा। इसका नतीजा ये हुआ कि मिडिल क्लास घरों में महिलाओं का पढ़ना लिखना बहुत बढ़ गया। हाँ, मतलब जो पति और पिता उदार विचारों के थे वे घर पर ही महिलाओं को पढ़ाते थे या फिर शहरों में जब लड़कियों के स्कूल खुले तो वहां भेजते थे। बिल्कुल। लेकिन हर कोई इतना उदार नहीं था। विरोध भी हुआ होगा। जबरदस्त। रूढ़िवादी हिंदुओं का मानना था कि पढ़ी लिखी लड़की विधवा हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं। हाँ, और मुसलमानों को डर था कि उर्दू रोमांस पढ़कर महिलाएं बिगड़ जाएंगी। पर कुछ महिलाओं ने इन पाबंदियों को तोड़ा होगा, यकीनन। तोड़ा? जैसे उत्तर भारत के एक मुस्लिम परिवार की एक लड़की की कहानी है जो अरबी कुरान तो पढ़ती थी पर उसे समझ नहीं पाती थी। अच्छा। इसलिए उसने छिपकर उर्दू सीखी ताकि वो अपनी जबान में कुछ पढ़ और समझ सके। ये अपने आप में एक क्रांति थी। और पूर्वी बंगाल की राष्ट्रसुंदरी देवी की कहानी तो कमाल है। उन्होंने एक बहुत ही रूढ़िवादी घर में अपनी रसोई में छिप छिप कर पढ़ना सीखा। रसोई में? हाँ, रसोई में। और बाद में उन्होंने आमार जीवन नाम से अपनी आत्मकथा लिखी जो बंगाली भाषा में छपी पहली पूरी आत्मकथा थी। ये अविश्वसनीय है। मतलब जब महिलाओं के बारे में इतना कुछ लिखा जा रहा था तो लोगों में ये जानने की दिलचस्पी भी बढ़ी कि महिलाएं खुद अपने बारे में क्या सोचती हैं। बिल्कुल। 1860 के दशक से कैलाशवासिनी देवी जैसी बंगाली लेखिकाओं ने महिलाओं के अनुभवों पर किताबें लिखीं कि कैसे उन्हें घर में कैद रखा जाता है, अज्ञानता में धकेला जाता है और उनसे दिन रात घरेलू काम करवाया जाता है। और फिर महाराष्ट्र में ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई आईं। हाँ, 1880 के दशक में महाराष्ट्र में ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने उच्च जाति की हिंदू महिलाओं, खासकर विधवाओं के दुखद जीवन के बारे में बहुत गुस्से और जुनून के साथ लिखा। वो तमिल नॉवेल का कोट कितना मार्मिक है। हाँ, जिसमें एक महिला कहती है, मेरी दुनिया छोटी है, मेरी आधी से ज्यादा जिंदगी की खुशी किताबों से मिली है। ये एक लाइन उस दौर की हजारों महिलाओं की कहानी कह देती है। सच में। लेकिन ये बदलाव एक तरफा तो नहीं था। जहां एक और महिलाओं की शिक्षा पर जोर था, वहीं दूसरी ओर पंजाब में राम चड्ढा की स्त्री धर्म विचार जैसी किताबें भी धड़ल्ले से बिक रही थीं, जो महिलाओं को आज्ञाकारी पत्नी बनना सिखाती थीं। तो प्रिंट दोनों तरफा हथियार था। बिल्कुल। और समाज में इस बदलाव को लेकर जो बेचैनी थी वो उस समय की तस्वीरों में भी साफ दिखती है। जैसे वो घोर कली वाला वुडकट। हाँ, जिसमें पति अपनी पत्नी के कंधे पर बैठा है और अपनी माँ को रस्सी से जानवर की तरह घसीट रहा है। ये एक डर को दिखाता है कि परिवार टूट रहे हैं। बिल्कुल। और एक और तस्वीर है जिसमें पति वीणा बजा रहा है और पत्नी हुक्का पी रही है। ये पश्चिमी प्रभाव और औरतों की पढ़ाई से पैदा हुए डर को दिखाता है कि पारंपरिक भूमिकाएं, ट्रेडिशनल फैमिली रोल्स उलट-पुलट हो रही हैं। एग्जैक्टली। अब ये तो हुई मिडिल क्लास की बात, लेकिन जो गरीब थे, जो हाशिए पर थे, क्या प्रिंट उन तक पहुंच रहा था? हाँ, पहुंच रहा था।
19वीं सदी में मद्रास के कस्बों के बाजारों में और चौराहों पर बहुत सस्ती छोटी छोटी किताबें बिकती थीं ताकि गरीब लोग भी उन्हें खरीद सकें। और पब्लिक लाइब्रेरी का क्या? 20वीं सदी की शुरुआत से पब्लिक लाइब्रेरी खुलने लगी। ये शहरों और कस्बों में होती थी और कभी-कभी अमीर गांव में भी। अमीर लोगों के लिए लाइब्रेरी खुलवाना एक तरह से प्रेस्टीज हासिल करने का तरीका था। हाँ, पर इससे आम लोगों को किताबें पढ़ने का मौका मिला। और शायद प्रिंट का सबसे क्रांतिकारी इस्तेमाल जातिगत भेदभाव के खिलाफ लिखने में हुआ। बिना किसी शक के ज्योतिबा फुले ने अपनी किताब गुलामगिरी में जाति व्यवस्था के अन्याय के बारे में लिखा। और 20वीं सदी में बी.आर. अम्बेडकर और मद्रास में ई.वी. रामास्वामी नायर, जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है, उन्होंने जाति पर बहुत ताकतवर तरीके से लिखा और उनके लेख पूरे भारत में पढ़े गए। मजदूरों की बात करें तो फैक्ट्रियों में काम के बोझ तले दबे होने और शिक्षा की कमी के कारण वे अपने अनुभवों के बारे में ज्यादा नहीं लिख पाए, लेकिन कुछ अपवाद थे। जैसे कानपुर के एक मिल मजदूर काशी बाबा। हाँ, काशी बाबा। उन्होंने 1938 में छोटे और बड़े का सवाल लिखी ताकि जाति और वर्ग शोषण, कास्ट एंड क्लास एक्सप्लॉयटेशन के बीच के संबंध को दिखाया जा सके। और एक और मिल मजदूर थे, सुदर्शन चक्र, जो सुदर्शन चक्र के नाम से लिखते थे। हाँ, उनकी कविताओं का संग्रह है सच्ची कविताएं नाम से छपा। ये जानना बहुत जरूरी है कि आम लोग भी कलम उठा रहे थे और सिर्फ लिख नहीं रहे थे। 1930 के दशक तक बैंगलोर के कॉटन मिल मजदूरों ने खुद को शिक्षित करने के लिए लाइब्रेरी स्थापित की। इन्हें समाज सुधारकों का भी समर्थन मिलता था। वो क्यों? सुधारक चाहते थे कि मजदूरों में शराब की लत छूटे, साक्षरता बढ़े और कभी-कभी राष्ट्रवाद का संदेश भी फैले। तो कुल मिलाकर प्रिंट सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये समाज के लिए एक आईना थी, एक हथियार था, एक शिक्षक था और मनोरंजन का साधन भी। इसने परिवार से लेकर राजनीति तक हर चीज को बदल दिया। और ये दिखाता है कि हर नई तकनीक अपने साथ एक संघर्ष भी लाती है। इस बात का संघर्ष कि किसकी कहानियां कही जाएंगी और कौन उन्हें कहेगा। सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम प्रिंट और सेंसरशिप पर चर्चा करेंगे। ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक चूहे बिल्ली के खेल की तरह देखना। एक तरफ थी ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार यानी बिल्ली और दूसरी तरफ भारत की प्रेस यानी चूहा। हाँ, जैसे जैसे राष्ट्रवादी अखबार अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, सरकार उन्हें चुप कराने के लिए नए नए और ज्यादा खतरनाक जाल बिछा रही थी। तो सवाल ये उठता है कि छपे हुए शब्दों में, इन कागज के पन्नों में ऐसी क्या ताकत थी कि एक पूरी सल्तनत उनसे इतना डर गई थी? चलिए इसी को समझते हैं। बिल्कुल। और ये जो चूहे बिल्ली का खेल है ना, एक बहुत ही अजीब मोड़ से शुरू होता है। 1798 से भी पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेंसरशिप के बारे में सोचना शुरू किया तो उनका पहला निशाना भारतीय नहीं थे। एक मिनट, ये बात थोड़ी हैरान करती है। हम तो हमेशा यही सोचते हैं कि सेंसरशिप भारतीयों के खिलाफ थी। कंपनी को अपने ही अंग्रेजों से क्या डर था? वो तो उन्हीं की टीम में थे। यही तो मजेदार बात है। वो अंग्रेज उनकी टीम में जरूर थे, लेकिन कुछ लोग कंपनी के कुशासन यानी मिसरूल और उसके अधिकारियों के करप्शन की खुलकर आलोचना कर रहे थे। अच्छा। वो यहाँ से इंग्लैंड में चिट्ठियां लिख रहे थे, अपने अखबारों में छाप रहे थे। कंपनी को डर था कि अगर ये बातें इंग्लैंड में फैल गईं तो वहां बैठे उनके आलोचक भारत में उनकी ट्रेड मोनोपोली पर हमला कर सकते हैं। ट्रेड मोनोपोली मतलब व्यापार पर एकाधिकार। हाँ बिल्कुल वही। जो व्यापार पर उनका एक छत्र राज था वो खतरे में पड़ सकता था। ये बिल्कुल आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड जैसा है, जहां कोई बड़ी कंपनी अपने अंदर के विसल ब्लोअर को चुप कराने की कोशिश करती है। समझ गई। तो ये एक तरह से इमेज मैनेजमेंट की कोशिश थी, अपनी कंपनी की इज्जत बचाने की लड़ाई। लेकिन ये तो अपनों के बीच की बात थी। फिर ये लड़ाई भारतीय प्रेस तक कैसे पहुंची? और बहुत तेजी से पहुंची। 1820 के दशक तक कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस की आजादी को कंट्रोल करने के लिए कुछ कड़े नियम पास कर दिए और इसके साथ ही कंपनी ने एक और दांव खेला। क्या? उन्होंने ऐसे अखबारों को फाइनेंशियल सपोर्ट देना शुरू कर दिया जो ब्रिटिश शासन की तारीफों के पुल बांधते थे। अच्छा, मतलब एक तरफ डंडा दूसरी तरफ गाजर। बिल्कुल। जो हमारी लाइन में चलेगा उसे हम सपोर्ट करेंगे और जो आवाज उठाएगा उसे हम कानून से दबा देंगे। एक तरह से अपना पूरा प्रोपेगेंडा नेटवर्क खड़ा कर रहे थे वो। लेकिन क्या ये हमेशा काम करता था? क्या सारे पत्रकार इस दबाव में आ गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर 1835 में एक छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जीत हासिल हुई। अंग्रेजी और देसी भाषाओं के अखबारों के संपादकों ने मिलकर याचिकाएं यानी पिटीशंस दायर की। उन्होंने कहा कि ये गलत है, हमें लिखने की आजादी चाहिए। तो फिर तब के गवर्नर जनरल बेंटिंक
जो थोड़े उदारवादी माने जाते थे, वो प्रेस कानूनों में सुधार के लिए राजी हो गए और ये काम सौंपा गया थॉमस मैकाले को। वही थॉमस मैकाले जो भारत की शिक्षा नीति के लिए जाने जाते हैं। हाँ, वही मैकाले एक लिबरल कॉलोनियल ऑफिशियल थे और उन्होंने नए नियम बनाए जिनसे प्रेस की पुरानी आज़ादी कुछ हद तक बहाल हो गई। ये प्रेस के लिए एक बहुत बड़ी राहत थी, एक उम्मीद की किरण थी कि शायद अब खुलकर बात की जा सकेगी। तो ये तो शुरुआती दौर की बात हुई, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनका ध्यान पूरी तरह से भारतीय प्रेस की तरफ घूम गया? वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था? वो टर्निंग पॉइंट था 1857 का विद्रोह। ओह, इसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी। उनका जो सब कुछ नियंत्रण में है वाला भ्रम था, वो चकनाचूर हो गया। और इस विद्रोह के बाद प्रेस की आज़ादी को लेकर अंग्रेजों का रवैया पूरी तरह बदल गया। मतलब और भी सख्त हो गया? बहुत ज्यादा। गुस्से में भरे अंग्रेजों ने देसी प्रेस पर पूरी तरह से नटेल कसने की मांग की। उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि ये जो देसी भाषाओं के अखबार हैं, यही लोगों को भड़का रहे हैं, विद्रोह की आग में घी डाल रहे हैं। मतलब अब लड़ाई कंपनी की इमेज बचाने की नहीं थी, बल्कि सीधे सीधे राज बचाने की हो गई थी। एग्जैक्टली। जैसे जैसे देसी भाषाओं के अखबार ज्यादा मुखर और राष्ट्रवादी यानी असर्टिवली नेशनलिस्ट होते गए, औपनिवेशिक सरकार ने कड़े कंट्रोल के उपायों पर गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया। अब ये अखबार सिर्फ खबरें नहीं छाप रहे थे, ये एक नेशनल कॉन्शियसनेस, एक राष्ट्रीय चेतना को जगाने का माध्यम बन चुके थे। और यही बात सरकार को सबसे ज्यादा चुभ रही थी। हाँ, उन्हें समझ आ गया था कि ये छपे हुए शब्द अब सिर्फ जानकारी नहीं दे रहे, बल्कि एक राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। और ये एक ऐसी चीज थी जिसे वो किसी भी कीमत पर रोकना चाहते थे। तो यहाँ बिल्ली यानी सरकार ने एक नया और ज्यादा खतरनाक जाल बिछाया होगा। बिल्कुल, और उस जाल का नाम था 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट? हाँ, इसे सीधे सीधे आयरिश प्रेस कानूनों के मॉडल पर बनाया गया था। अच्छा, आयरलैंड के मॉडल पर? जी, आयरलैंड में भी उस समय ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, तो उन्होंने वहां का मॉडल उठाया और यहां कॉपी पेस्ट कर दिया। इस कानून ने सरकार को देसी प्रेस में छपने वाली रिपोर्ट्स और संपादकीय एडिटोरियल्स को सेंसर करने के बेहिसाब अधिकार दे दिए। लेकिन वर्नाक्यूलर शब्द पर इतना जोर क्यों? इसमें ऐसा क्या खास था? यही तो इस कानून का सबसे खतरनाक पहलू था। वर्नाक्यूलर का मतलब था देसी भाषा। ये कानून सिर्फ हिंदी, मराठी, बांग्ला और दूसरी भारतीय भाषाओं के अखबारों पर लागू होता था, अंग्रेजी अखबारों पर नहीं। क्या आप बात कर रहे हैं? ये तो साफ साफ भेदभाव था। बिल्कुल, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज कोई सोशल मीडिया कंपनी किसी एक भाषा के कंटेंट को दूसरी भाषा के मुकाबले ज्यादा सख्ती से मॉडरेट करे। सरकार का मानना था कि अंग्रेजी में छपी आलोचना तो पढ़े लिखे लोगों के बीच की बात है, उससे ज्यादा खतरा नहीं। असली खतरा तब है जब ये बातें आम जनता तक उनकी अपनी भाषा में पहुंचे। तो ये काम कैसे करता था? मतलब प्रक्रिया क्या थी? प्रक्रिया बहुत सीधी और क्रूर थी। सरकार ने अलग अलग प्रांतों में छपने वाले देसी अखबारों पर एक तरह का मास सर्वेलेंस शुरू कर दिया। मास सर्वेलेंस? हाँ, हर रिपोर्ट, हर लेख पर नजर रखी जाती। अगर किसी रिपोर्ट को राजद्रोही यानी सिडिशियस माना जाता, तो उस अखबार को पहले एक चेतावनी दी जाती। और अगर चेतावनी नहीं मानी तो सरकार के पास प्रेस को जब्त करने और प्रिंटिंग मशीनरी को उखाड़ कर ले जाने का पूरा अधिकार था। संदेश एकदम साफ था, या तो हमारी लाइन में चलो या अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। तो यहाँ एक बड़ा दिलचस्प पैराडॉक्स देखने को मिलता है। ब्रिटिश सरकार जितना प्रेस को दबाने की कोशिश कर रही थी, वो अनजाने में उसे उतना ही मजबूत बना रही थी। हर गिरफ्तारी, हर जब्ती प्रेस को राष्ट्रीय प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बना रही थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जितना सरकार इन्हें दबाने की कोशिश करती, उतना ही उग्र विरोध होता था। एक साइकिल बन गया था, परसिक्यूशन और प्रोटेस्ट का। मतलब सरकार एक्शन लेती, लोग सड़कों पर आते। हाँ, और अखबार उसके बारे में लिखते। हाँ? और फिर सरकार उन अखबारों पर एक्शन लेती। हाँ। और इस साइकिल का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली उदाहरण है बाल गंगाधर तिलक। तिलक और उनका अखबार केसरी, ये तो एक लेजेंडरी कहानी है। बिल्कुल। 1907 में जब पंजाब के कुछ क्रांतिकारियों को देश निकाला दिया गया, तो तिलक ने अपने अखबार केसरी में उनके लिए बहुत सहानुभूति से लिखा। उन्होंने सरकार के इस कदम की बहुत तीखी आलोचना की। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा 1908 में उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन सरकार को अंदाजा नहीं था कि इस एक गिरफ्तारी का असर क्या होगा। क्या हुआ था? इस एक गिरफ्तारी ने पूरे भारत में व्यापक विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया। मुंबई के कपड़ा मिल मजदूर हड़ताल पर चले गए। हाँ।
छात्र अपनी क्लास छोड़कर सड़कों पर आ गए। वाह, ये दिखाता है कि प्रेस कैसे एक व्यक्ति की लड़ाई को पूरे देश की लड़ाई बना सकता था। तिलक की गिरफ्तारी सिर्फ एक पत्रकार की गिरफ्तारी नहीं रही, वो नेशनल प्राइड का सवाल बन गई। सोचिए, एक अखबार के लेख पर इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो गया। आज के सोशल मीडिया के दौर से तुलना करें तो क्या आज एक ट्वीट या एक आर्टिकल ऐसा असर डाल सकता है? ये उस समय प्रिंट की ताकत थी। ये तो कमाल है। मतलब सरकार को अपने प्रोपेगेंडा के लिए भी लोग नहीं मिल रहे थे। ये अपने आप में उस दौर के पत्रकारों की हिम्मत दिखाता है। हिम्मत तो थी ही, सरकार को अपने वफादार यानी लॉयलिस्ट अखबारों के लिए संपादक ढूंढने में भी पसीने छूट जाते थे। 1877 में स्टेट्समैन अखबार की स्थापना हुई। जब उसके संपादक सैंडर्स से संपर्क किया गया तो उन्होंने बहुत रूखेपन से पूछा। क्या पूछा? उन्होंने पूछा, स्वतंत्रता खोने के इस दर्द को सहने के लिए मुझे कितना भुगतान किया जाएगा? ये एक सीधा सीधा ताना था कि आप मेरी आवाज खरीदना चाहते हैं तो उसकी कीमत बताइए। वाह, और क्या ऐसे और भी उदाहरण थे? हाँ, एक और अखबार था द फ्रेंड ऑफ इंडिया। उसने तो सरकारी सब्सिडी लेने से ही साफ इनकार कर दिया। क्यों? उन्हें डर था कि अगर उन्होंने सरकार से पैसा ले लिया तो उन्हें सरकारी आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सही बात है। ये उस दौर में भी जर्नलिस्टिक इंटेग्रिटी यानी पत्रकारिता की अखंडता को दिखाता है। उन्हें पता था कि सरकारी पैसा अपने साथ शर्तें लेकर आता है। आज भी ये बहस चलती है। तो ये नियंत्रण का सिलसिला रुका नहीं, बल्कि समय के साथ और भी सख्त होता गया होगा। बहुत ज्यादा। पहले विश्व युद्ध के दौरान डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स लाए गए। इसके तहत 22 अखबारों को सिक्योरिटी जमा करने के लिए कहा गया। सिक्योरिटी मतलब एक तरह से फाइन कि आप पहले पैसे जमा करो, अगर कुछ गलत लिखा तो ये पैसे जब्त हो जाएंगे। और अखबारों ने क्या किया? आपको जानकर हैरानी होगी कि उनमें से 18 अखबारों ने सरकारी आदेशों का पालन करने के बजाय बंद होना बेहतर समझा। उन्होंने कहा कि हम घुटन में काम करने से बेहतर दुकान बंद कर देंगे, और ये सिलसिला आगे भी चला। ये बढ़ता ही गया। 1919 में रॉलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशन कमेटी रिपोर्ट ने इन नियंत्रणों को और भी मजबूत कर दिया। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध और उसके साथ आया डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। इसका क्या मकसद था? कागज पर तो इसका मकसद था युद्ध से जुड़ी संवेदनशील जानकारी को दुश्मन तक पहुंचने से रोकना, लेकिन सरकार ने इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। कैसे? युद्ध के प्रयास की आड़ में वो किसी भी राष्ट्रवादी खबर को दबा सकते थे, ये कहकर कि इससे जनता का मनोबल गिरेगा। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय तो इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ होगा। सबसे ज्यादा। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में छपने वाली सभी रिपोर्ट्स इसके दायरे में आ गईं। अगस्त 1942 में जब आंदोलन अपने चरम पर था, लगभग 90 अखबारों को बंद कर दिया गया। 90 अखबार एक महीने में? हाँ, सोचिए, एक महीने में 90 अखबारों का बंद होना मतलब सूचना का पूरी तरह से ब्लैकआउट कर देना। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि आंदोलन की खबरें एक जगह से दूसरी जगह पहुंच ही ना पाएं। इस पूरी लड़ाई के बीच गांधी जी का इस पर क्या नजरिया था? जाहिर है वो अभिव्यक्ति की आजादी के बहुत बड़े समर्थक थे। बिल्कुल। और 1922 में गांधी जी ने कुछ ऐसा कहा जो इस पूरे संघर्ष के सार को पकड़ता है। उन्होंने कहा, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। भारत सरकार अब जनमत को व्यक्त करने और विकसित करने वाले इन 3 शक्तिशाली माध्यमों को कुचलने की कोशिश कर रही है। स्वराज के लिए लड़ाई, खिलाफत के लिए लड़ाई, इन सबसे पहले इस खतरे में पड़ी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई है। ये बहुत गहरी बात है। वो कह रहे हैं कि स्वराज की लड़ाई से भी पहले की लड़ाई इन आजादियों को बचाने की है। यही यहाँ सबसे आकर्षक बात है। गांधी जी कैसे लिबर्टी ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ द प्रेस और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन जैसे विचारों को सीधे स्वराज की बड़ी लड़ाई से जोड़ रहे हैं। मतलब ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं था। उनके लिए ये कोई मामूली एकेडमिक मुद्दा नहीं था, बल्कि यही मुख्य युद्ध क्षेत्र था, द प्राइमरी बैटलफील्ड। उनका मानना था कि एक आज़ाद राष्ट्र के लिए पहले एक आज़ाद मन और एक आज़ाद आवाज़ का होना जरूरी है। अगर आप अपने विचार ही व्यक्त नहीं कर सकते तो राजनीतिक आज़ादी का क्या मतलब है? सही बात है। वो कह रहे थे कि असली लड़ाई स्वराज की है, लेकिन उस लड़ाई तक पहुंचने का रास्ता इन आज़ादियों को बचाने से होकर गुजरता है। तो इस पूरी कहानी से जो एक बात दिमाग में रह जाती है वो ये है कि जानकारी को नियंत्रित करने की लड़ाई कोई नई नहीं है। बिल्कुल। आज हम इसे फेक न्यूज़ या सरकारी प्रोपेगेंडा के नाम से जानते हैं, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। सही। इस पूरी चर्चा के बाद सोचने वाली बात ये है कि अगर उस दौर में तिलक के केसरी जैसे अखबार न होते तो क्या आज़ादी की लड़ाई का स्वरूप वैसा ही होता जैसा हम जानते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको कक्षा 10वीं की NCERT इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के चैप्टर 5 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड पर हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। UPSC विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए द UPSC पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद। जय हिंद।